हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। मेरा नाम अनिल है और आज आवाज सारणी में जितने भी क्वेश्चन नीट में आ चुके हैं उसको लेके मैं आपके सामने हाजिर हूं। हिंदी मीडियम के लिए हमारी टीम बहुत काम कर रही है, बहुत अच्छे चीज़ें आपको लेकर के आ रही हैं। मेरा दावा है कि अगर आप सारे PYQs करते हैं, हमें फॉलो करते हैं, तो नीट में जो भी क्वेश्चन आने वाला है उसके बनने की प्रबल संभावना है। तो आज हम पीरियोडिक टेबल में बच्चों इस चैप्टर में जो नीट के क्वेश्चन आ चुके हैं उनको तो करेंगे, साथ में जिन भी प्रश्नों की आने की प्रबल संभावना है हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। और मेरा आपको एक सजेशन है, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले क्या करना है, पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से बनाना है, उसके बाद नहीं आए तो सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 119 है का IUPAC नाम बताओ क्या है। तो आपको पता है भाई कि हम IUPAC नाम कैसे बताते हैं। आपको नंबर पता है कि अगर हम 0 लें, 1 लें, है ना, उनके लिए हम क्या नेमिंग यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है। 0 को लिखते हैं भैया NIL, NIL, इसके लिए अन, इसके लिए बाई, इसके लिए ट्राई, इसके लिए लिखते हैं भैया क्या, क्वाड, QUAD, क्वाड। इसके लिखते हैं भैया टेंट, इसके लिए हेक्स, इसके लिए सेप्ट, इसके लिए ऑक्ट और इसके लिए ENN। नन नहीं लिखेंगे, देखो नन क्यों नहीं लिखे, देखो एन हमने यूज कर लिया ना यहाँ पे, एन, तो एन आप नहीं यूज करेंगे, आप लिखेंगे इन लिखेंगे, ठीक है। तो देखो 119 फिर तो सिंपल है, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है भाई। 119 119 है सर, तो ये हो गया अन, दूसरा हो गया अन और ये हो गया इन। और प्लस हम क्या करते हैं भैया, जब भी नाम लिखते हैं तो प्लस हम IM लिखते हैं सफिक्स के फॉर्म में। तो क्या नाम हो गया, अन, अन इनियम, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है भैया, अन, अन इनियम। बोलो क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन तो आपसे बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि वो जो पीरियोडिक टेबल में रियल नेमिंग दे रखा है, ठीक है, उसके देखो पूछता है, जैसे मान लो है ना LR का क्या नाम है, तो लॉवर्शियम है, तो उसको देके आपसे पूछेगा कि बताओ अब इनका क्या नाम है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन करेंगे इसी पे है। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख लो पहले क्या है। अगला क्वेश्चन देखो ये है, ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, जल्दी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं 101 से लेकर के 118 तक के जो सिंबल हैं वो मैं आपको बेटा बता देता हूं। एक 106, 107, इधर ले लेते हैं 108, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। सबसे पहले सिंबल देख लेते हैं, फिर हमको ट्रिक देखेंगे और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बिल्कुल 30 सेकंड नहीं लगेगा आपको, 20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो भैया 101 को हम क्या लिखेंगे, MD, NO, LR, RF, DB, SG, BH, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। HS, MT, DS, RG, CN, NH, FL, MC, LV, TS और OG। अब सर देखो आपको तो याद है, मुझे कैसे याद करना पड़ेगा? तो देखो भैया इसको ट्रिक से याद करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। ट्रिक देखो क्या है, बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत ही प्यारी सी सिंपल ट्रिक है।
सबसे पहले कहानी समझ लो, ट्रिक कैसे, जिस कहानी पे ट्रिक बेस्ड है उसको सुन लो भैया। मेंडल को आप जानते होंगे, मेंडल बायोलॉजी में आप पढ़ते होंगे ना, जेनेटिक्स के अंदर। तो मेंडल को इनके घर वाले कह रहे हैं कि नोबेल प्राइज लेकर के आओ, ठीक है। उसी के आगे सारी कहानी है, ध्यान से देखते हैं भाई। मेंडल नोबेल लाओ, मेंडल नोबेल लाओ। इनके फादर रूठे हैं, तो रूठे फादर, रूठे फादर। दादाजी भी रूठे हैं तो दादा लिख देते हैं, रूठे फादर, रूठे फादर, दादा, सगे भाई, ये सगे हो गया और नीचे हो गया भाई, ठीक है। इनके सामने कर दो तो आपको क्लियर रहेगा। सगे भाई को हंसाओ, सगे भाई को हंसाओ, ठीक है। मित्रों, दोस्तों, मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को सिनेमा दिखाओ, को सिनेमा, सिनेमा दिखाओ। नहीं तो, अगर आप ये नहीं कर सकते तो भैया, नहीं तो फिर, नहीं तो फिर क्या करना है, नहीं तो फिर मॉस्को के लॉन में, नहीं तो फिर मॉस्को के लॉन, लॉन जानते हो, बड़े जहां पे जगह होती है जहां पे खेलते बोलते हैं लोग हैं, शादियां जहां पे होती हैं, आपने देखा होगा मैरिज लॉन है ना, वही लॉन है। नहीं तो मॉस्को के लॉन में टेनिस, सानिया मिर्जा वाला, टेनिस ऑर्गेनाइज करो, टेनिस ऑर्गेनाइज करो, ठीक है भाई। तो अब क्या पूरी कहानी क्या है, मेंडल नोबेल लाओ, रूठे फादर दादा सगे भाई को हंसाओ। इतना करने के बाद क्या करना है, मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को सिनेमा दिखाओ, नहीं तो फिर मॉस्को के लॉन में टेनिस ऑर्गेनाइज कराओ। इसका मतलब देखो, समझ लो भैया, मेंडल का मतलब एमडी, नोबेल का मतलब NOLR, इसका मतलब RF, इसका मतलब DV, ठीक है। तो ये आपको अगर सिंबल याद हैं तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ध्यान से देखो इधर, अगला जो क्वेश्चन है नीट 2020 में आया हुआ, क्या है, कह रहा है कि भाई निम्न में से बताओ कौन सा पेयर अनुचित सुमेल को पहचानिए। सुमेल मतलब मिलाने को सुमेल बोलते हैं। कौन सा मिलान सही नहीं है, ठीक है। तो अभी देखो जो पिछला हमने क्वेश्चन किया उससे कर लेंगे हम। ये कह रहा है क्या, बताओ भैया बी का दूसरा है क्या, बी मतलब अननील ट्राइयम है। अननील ट्राइयम कह सकते हैं, अननील ट्राइयम, अननील ट्राइयम मतलब बी का दूसरा है क्या, दूसरा मतलब है ना लॉरेंशियम। देखो तो चेक कर लेते हैं भैया, इधर देखो, इधर अननील ट्राइयम यानी 103 का लॉरेंशियम है क्या सर, यस सर लॉरेंशियम है, तो इसका मतलब ये सही है, यानी ये वाला सही बात है, हमें तो गलत छांटना है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, कह रहा है कि भैया सी का तीसरा है क्या, सी मतलब अननील हेक्सियम, अननील हेक्सियम, इसका मतलब कितना हो गया 106, और इसका मतलब क्या था 103, लिख लो भैया। अननील हेक्सियम यानी 106 का क्या तीसरा यानी कि सिवर्गियम है क्या, चेक कर लेते हैं भाई। 106 किधर गया, 106 का Sg मतलब सिवर्गियम है भैया, सही बात है, तो ये भी बात सही है। तीसरा कह रहा है डी, डी क्या है भैया, अननील यूनियम, ये अननील, सॉरी अननील नहीं है, अन है, अन यूनियम है यानी यू है, ये हो गया 111। क्या 111 का चौथा है क्या, क्या 111 का डर्मेस्टेडियम है क्या, चेक करते हैं भाई। 111 का सर नहीं है, डर्मेस्टेडियम तो 110 का है, यानी अनुचित पेयर कौन सा है, अनुचित कौन सा है भैया, ये ऑप्शन सही है, बोलो भैया।
सी ऑप्शन क्या दे रहा है? क्या ए का फर्स्ट है? क्या ए का है अननील अनियम? अननील अनियम, तो ये हो गया ये हो गया नील अननील यूनियम, यानी यू हो गया, यानी 100 कितना है? 1। क्या अननील यूनियम का मेंडेलियम है? क्या चेक करते हैं भाई साहब। अननील 1 एमडी, ऐसा सही है? यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ये ऑप्शन आपका बेटा क्या है? ये ऑप्शन आपका यहां पे सही है। बोलो क्लियर है? तो उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बिल्कुल इजीली कर लेंगे, अगर आपको ये कहानी याद है तो। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। आगे क्वेश्चन है कि एक तत्व जेड जिसका एटॉमिक नंबर 114 है का हाल ही में आविष्कार हुआ है, यह निम्न में से किस परिवार वर्ग तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है? देखो, सबसे पहली बात तो इसको करने के 2 तरीके मैं आपको बताता हूं। तरीका नंबर 1 क्या है? तरीका नंबर 1 है कि भाई आपको जो है, जो इनर्ट गैस हैं, जो 18th ग्रुप हैं, उन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह सकते हैं, या कह सकते हैं एटॉमिक नंबर आपको पता है, परमाणु क्रमांक आपको पता है। तो अगर आपको परमाणु क्रमांक पता है तो आपको पता है कि भैया 2 होता है, 10 होता है, 18 होता है, 36 होता है, 54 होता है और 86 होता है। ठीक, और 118 होता है। अभी दिया गया 114 दिया है, तो 114 में से मैं कितनी बार इधर आऊं? देखो, 114 में से एक बार आओगे तो उससे कितना आएगा? 17 आएगा, 16 आएगा, 15 आएगा, कितना आएगा? 14 आएगा। तो अगर ये 18th ग्रुप है तो ये कौन सा होगा? 17। ये कौन सा होगा भैया? 18 तो कौन सा होगा? ये 17 होगा, ये 16 होगा, ये 15 होगा, और ये क्या होगा? 14 होगा। तो ये ग्रुप कौन सा होगा बताओ? 14 ग्रुप होगा। ऐसे आप करके चले आओ। ठीक है, 14 ग्रुप कौन सा होता है भैया? सर ये होती है कार्बन फैमिली। ठीक है, तो आंसर आपका यहां से आ गया कि भैया कार्बन फैमिली वाला सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक तरीका इसका बहुत सिंपल मैं आपको बताता हूं। जब भी आपको दे तो एक फार्मूला रखो। फार्मूला देखो क्या है? फार्मूला आपका है जेड गिवन। जेड गिवन का मतलब जो भी एटॉमिक नंबर आपसे दिया हुआ है, जैसे यहां पे क्या दिया हुआ है? 114 दिया हुआ है, इसको आपको लिखना है, माइनस करना है जेड इनर्ट। इनर्ट कौन सा है? जो इसके बाद आने वाला है। जैसे यहां पे देखो ध्यान से, क्या है कि 114 के बाद कौन सा आने वाला है? 118 आने वाला है, तो वो लिख देंगे। प्लस क्या करेंगे? प्लस हम 18 और कर देंगे, तो यहां बता दो इसको। प्लस क्या कर देंगे भैया? हम 18 कर देंगे। इतना कर दो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। अब यहां पे देखो, चेक करो आता है कि नहीं आता है। हमने क्या बोला भैया? हमने बोला कि जेड कितना है गिवन? 114 माइनस क्या करोगे? इनर्ट 118 और प्लस क्या कर देंगे? 18। ये कितना आ गया? ये आ गया -4 प्लस 18, तो कितना आ गया भैया? 14। क्या 14 ग्रुप आ गया है बेटा? तो ऐसे हम निकाल लेंगे भैया 14 ग्रुप आ गया, ये आंसर इसका सही है। अब ये सही हो गया सर, तो हम जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है उसको कैसे चेक करेंगे सर? मान लो ऐसा नहीं होता, मान लो कहता कार्बन परिवार और एक कार्बन परिवार और कर देता ऑप्शन में, और आपसे बोलता भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दे दिया, अभी तो आपका काम यहां पे हो गया है, खुश होने वाली बात है। लेकिन अगर मान लो कॉन्फ़िगरेशन आपको दे दे, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन दे दे तो हम क्या करेंगे? बहुत ध्यान समझो बेटा, आपको जब भी कॉन्फ़िगरेशन देगा तो एक बात याद रखना, वो कभी भी सीक्वेंस में नहीं देगा, है ना, उल्टा सीधा करके देगा आपको। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है कि हमें सीक्वेंस बनाना आना चाहिए। सीक्वेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें एनर्जी लेवल पता होना चाहिए। जब भी इलेक्ट्रॉन के बच्चा फिलिंग करेंगे तो एनर्जी लेवल कैसे होगा? NS में भरेंगे। ये लिखने का तरीका बता रहा हूं, भरने का तरीका बता रहा हूं। अभी देखो, NS लिखेंगे, यहां पे NP लिखेंगे, यहां पे N-1D लिखेंगे, N-2F लिखेंगे। ठीक है, ये तरीका है आपका। भरेंगे कैसे सर? सबसे पहले भैया भरेंगे NS को, फिर N-2F को भरेंगे, फिर भरेंगे D को, और फिर भरेंगे P को। ये मैंने फुल भर दिया है, इस पे ज्यादा नहीं भरा जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आते हैं, कह रहा है भैया 114 है और यहां पे दे रखा है Rn मतलब 86। देखो इधर, ये हीलियम होता है, नियॉन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टान होता है, जेनॉन होता है, और क्या होता है बेटा? रेडान होता है। ठीक है, तो
Rn यहां लिख दिया उसने, इसका मतलब क्या बोल दिया उसने बोल दिया कि भैया मैंने 86 तक एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक को लिख दिया है। और अगर 86 तक परमाणु क्रमांक को लिख दिया है, यानी छठवें आवर्त तक, ये आवर्त पहला हो गया, दूसरा आवर्त हो गया, तीसरा आवर्त हो गया, चौथा आवर्त हो गया, पांचवा और छठवां। इसका मतलब क्या है कि छठवें आवर्त तक उसने फिलिंग कर दी है। अब छठवें तक फिलिंग कर दी है, तो आपको शुरू कहां से करना है भैया? सातवें से करना है। यानी 86 यहां खत्म हो गया, तो बताओ यहां से शुरू होगा नहीं होगा? इधर भाई छठवां खत्म होगा, सातवें शुरू होगा। तो करना क्या आपको? सबसे लिखना पहले 7s और लास्ट में लिखना 7p। फिर 7 से घटाओगे तो क्या आएगा? 7 से घटाओगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। भाई n अगर 7 है तो n-1 क्या 6 आएगा? तो क्या करेंगे हम? 6d कर देंगे और n-2 करेंगे f वाले में, तो अगर n 7 है तो n-2 यानी कितना आएगा? 5f आएगा। बोलो बच्चा, बात क्लियर है? अब क्या करेंगे भैया? अब चेक कर लेते हैं। इसमें 2 भरा है, 2 भर दो। इसमें f में कितना भरा है? 14 भरा है, 14 भर दो। d में 10 भरा है, 10 भर दो। और f में p में कितना भरा है? 2 भरा है, 2 भर दो। ये कितना हो गया? 14 10 24, 2 26 और 2 कितना हो गया? 28। तो 28 प्लस डन कितना होगा था? 86। 28 86 बताओ कितना आएगा बेटा? ये आएगा 114। बोलो क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन देखो, अभी तो बहुत सिंपल था, हमने कर लिया, लेकिन मान लो 2 ऑप्शन ऐसे होता तो हमें ऐसे भर के चेक करना भी पड़ सकता था। तो जब भी क्वेश्चन बदल के आएगा, क्या मेरी बात आपको याद रहेगी? बोलो भाई। नेक्स्ट चलते हैं भाई। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 है। सबको अगर आप जोड़ो तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 3 23। कितना आ गया भैया? 23। 23 किसका एटॉमिक नंबर होता है भैया बताओ? स्कैंडियम का होता है 21, Ti और V। ये 21, ये 22 और ये 23। इसका ग्रुप कौन सा है भैया? तीसरा ग्रुप है। इसका चौथा ग्रुप है, तीसरा, चौथा। इसका कौन सा है? पांचवा, अकॉर्डिंग टू IUPAC जो ग्रुपिंग की गई है। तो किस ग्रुप में आएगा ये भैया? ये आएगा 5वें ग्रुप में। किस में आएगा? 5वें ग्रुप में आएगा। एक तरीका इसका और है। वो क्या तरीका? देखो ध्यान से, वही लगा दो, जेड वाला। कितने हैं भैया? इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 23 है, यानी कि एटॉमिक नंबर जेड भी कितना हो जाएगा? 23। ठीक, जेड कितना हो गया? 23 के बराबर हो गया। तो लगा दो भैया फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बताया सर आपने? अभी मैंने बताया, जेड गिवन माइनस जेड इनर्ट, या अक्रिय लिख लेंगे, प्लस क्या करेंगे भैया? 18 कर देंगे। ठीक है, गिवन कितना है भैया? 23। 23 के बाद जो नया परमाणु क्रमांक आएगा इनर्ट गैस का, वो कितना आएगा बताओ भैया? वो आएगा सर 36। कितना आएगा सर? 36। और प्लस क्या कर देंगे हम? 18। ध्यान से देखो, 23 माइनस 36 कितना आ जाएगा बताओ भाई? 36 माइनस 23 कितना आ जाएगा? 23 में से 36 में से 23 गई तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 36 में से 20 गई तो 16 आएगा, और 3 और निकालो कितना आ जाएगा भैया? ये आपको आ जाएगा 13। 13 आ गया। और ये कितना है? 18। तो माइनस 13 प्लस 18 कितना हो गया बताओ? इधर कर लो। 18 माइनस 13 कितना आ गया? 8 में से 3 गई 5 और 1 1 0। कौन सा आ गया? 5वां वर्ग आ गया। देखो इधर, ये आपका आंसर कौन सा आ गया? 5वां आ गया। बोलो क्लियर है? तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p3 है। उस तत्व की परमाणु संख्या क्या है जो कि आवर्त सारणी में दिए गए तत्व के ठीक नीचे है? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा भैया ये कोई तत्व है, ये कोई क्या है? तत्व है। कौन तत्व है बताओ? ये कितना है इसमें? देखो गिन लो, 2 2 4 6 4 10 2 12 और 3 15। 15 माने क्या हो गया भैया? फास्फोरस। फास्फोरस के नीचे क्या आएगा? AS आएगा। ठीक है, अगर ये 15 है, आपने मैजिक नंबर पढ़ा होगा, अगर मैं इसमें 18 और ऐड कर दूं प्लस 18 तो ये हो जाएगा भैया 33। कितना हो जाएगा? 33। क्लियर है? यानी अगला एलिमेंट कौन सा होगा? पहला वाला 33। बोलो क्लियर है?
ये भी आपसे क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 33 है, इसका स्थान आवर्त में है। 33 का मतलब जानते हैं आप, सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। लिख लो भैया 33 जेड इनर्ट, वही जेड गिवन जो दिया गया जेड है आपसे, माइनस जेड इनर्ट प्लस 18 कर लेते हैं। 33 माइनस इनर्ट कितना आएगा 36, तो 3 आ गया माइनस प्लस 18। ध्यान में देखो भैया, माइनस 3 प्लस 18 कितना आ गया भैया 15। कौन सा ग्रुप है ये 15th ग्रुप। कौन सा है 15वां ये वर्ग है। लेकिन यहां पे 15वां कुछ नहीं दे रखा है, जहां पे प्रथम दे रखा है, द्वितीय दे रखा है, प्रथम तृतीय पांचवा और सातवां दे रखा है। इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि हम 15वें ग्रुप यानी नाइट्रोजन फैमिली को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम 15वां ग्रुप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम 5th ए। क्या बोलते हैं 5th ए। तो यहां पे आंसर इसके अकॉर्डिंग करना है, कौन सा वर्ग है बताओ भैया, पांचवा। ठीक है, ये कौन सा है, ये जो फर्स्ट ए सेकेंड ए थर्ड ए कौन सा है, ये बेस्ड है मेंडलीफ वाले पीरियोडिक टेबल पे। जहां भी पीरियोडिक टेबल में बेटा फर्स्ट ए सेकेंड ए थर्ड बी सब आता है ना, ये किस पे बेस्ड है, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पे। और आईपीसी क्या कहता है भैया, 1 से शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कितने जाएंगे हम 18 तक जाएंगे। बोलो क्लियर है यहां तक बात। चलो भाई आगे चलते हैं। द्वितीय आवर्त के तत्वों के लिए प्रथम आयनन एंथैल्पी का सही बढ़ता क्रम होगा। तो सबसे पहले द्वितीय आवर्त को हम देख लेते हैं कौन कौन सा एलिमेंट आता है। तो बेटा द्वितीय आवर्त में आता है सबसे पहले लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, जनरल ट्रेंड क्या होता है आयनन ऊर्जा का कि सर आप इधर जाओगे, जनरल ट्रेंड क्या होता है कि आप इधर जाओगे तो जेड इफेक्टिव पता है आपको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, रेडियस घटता है, ये सब आपको पता है, और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो जनरल ट्रेंड तो भैया ये है कि ऑर्डर ऐसा आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, देखो इधर ऐसा आना चाहिए, पर रियलिटी में ये होता नहीं है। यहां पे कुछ ना कुछ क्या है, अपवाद कह सकते हैं या उसका रीजन है। अपवाद बोल भी सकते हैं, कई बच्चे कहते हैं अपवाद है, लेकिन अपवाद का भी क्या होता है, रीजन होता है। तो मैं आपको सिखाता हूं क्या रीजन है। तो पहला जो रीजन है बेटा वो सबसे पहले बेरिलियम और बोरॉन में लगता है। क्या है, अगर आप बेरिलियम को ध्यान से देखो तो इसके आउटर मोस्ट में भरेंगे 2s2, इसमें भरेंगे हम 2s2 2p1। ठीक, अब अगर हमें इलेक्ट्रॉन पहला निकालना तो कहां से निकालेंगे, s से यहां निकालेंगे, ये p से यहां से निकालेंगे, s से निकालेंगे। अब बताओ s जो ऑर्बिटल है s2 उसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, यानी कह सकते हैं कि भेदन क्षमता उसकी ज्यादा है, इसीलिए क्या होगा वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगा। अगर न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगा तो अट्रैक्शन क्या होगा न्यूक्लियस से, इसका बेटा ज्यादा होगा, इसको निकालना क्या होगा, टफ होगा। यानी अगर मैं बेरिलियम और बोरॉन के केस में बात करूं तो बेरिलियम का जो फर्स्ट आईपी है वो बोरॉन से क्या है बेटा ज्यादा है। तो यहां पे पहला सीक्वेंस तो गड़बड़ हो गया कि भाई लिथियम से ज्यादा होगा बोरॉन का, फिर किसका होगा, बेरिलियम का, यानी इनको क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक, दूसरा एक और एक्सेप्शन यहां आता है, अपवाद आता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। देखो ये क्या है बेटा, ये बहुत ही सिंपल है। कैसे, अगर आप नाइट्रोजन को देखो और ऑक्सीजन को देखो तो लास्ट में इसमें आता है 2p3 और इसमें आता है 2p4। आपको पता है कि कोई भी अगर हाफ फील्ड कक्षक है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है किससे, पार्सली फील्ड से। क्यों ज्यादा है, इसका रीजन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, सर ने भी पढ़ाया होगा। क्या है इसका रीजन, इसका कारण है भैया सिमेट्री, और एक कारण है एक्सचेंज एनर्जी या विनिमय ऊर्जा। वो जब हम मेन क्लास में पढ़ेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। यहां पर ये जान लो कि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम p3 से यानी p से, और यहां निकालेंगे p4 से। तो p3 ज्यादा स्टेबल है तो निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी
वो ऑक्सीजन से क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो यहां पे दो हमें क्या करना है, चेंज करना है। यानी अगर हमें रियलिटी में बताऊं तो ऑर्डर क्या आएगा, बहुत ध्यान से देखो बेटा। सबसे पहले लिथियम से ज्यादा क्या हो जाएगा, बोरॉन, उससे ज्यादा बेरिलियम, उससे ज्यादा कार्बन, और उससे ज्यादा क्या हो जाएगा भैया, अब देखो चेंज है यहां पे, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और फिर फ्लोरीन, और फिर नियॉन। बोलो क्लियर है। तो क्या आपको कहीं ऐसा दिख रहा है, लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर नहीं, लिथियम के बाद बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा भैया, चेक कर लो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन, थर्ड। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया है। बोलो क्लियर है। सबसे पहले पॉज करके क्वेश्चन करेंगे, रीजन मैंने आपको यहां पे बता दिया है। आगे चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है कि स्तंभ 1 में दिए गए ऑक्साइडों को स्तंभ 2 में दिए गए गुणों से मिलान कीजिए। ठीक है, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। ये आप कुछ इसके जो पार्ट है ना, पी ब्लॉक में पढ़ते हैं कि भैया ये कौन सा है, उभयधर्मी है, लेकिन ये सब बना के पीरियोडिक टेबल से मान लेते, क्वेश्चन उसने दे दिया है। खैर, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। एक बात आपको पता होनी चाहिए कि जितने मेटेलिक ऑक्साइड है, जनरली मेटेलिक मतलब सोडियम, मैग्नीशियम, है ना, और एस ब्लॉक के जो मेटल हैं, उनके सारे ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, वो सारे के सारे क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो हम पहले मिला लेते हैं कि सोडियम के सारे ऑक्साइड कैसे हैं बेटा, क्षारीय हैं। तो पहला का क्या हो गया, पहला का सर हो गया बी, पहले का क्या हो गया सर, बी। ठीक है, लिख लेते हैं, पहला का हो गया भैया बी। ठीक, दूसरा बेटा Al2O3, Al2O3 एल्युमिनियम के जो ऑक्साइड हैं वो कैसे होते हैं, उभयधर्मी। कैसे होते हैं बेटा, उभयधर्मी होते हैं। ठीक है, तो दूसरा का क्या हो गया, दूसरा का हो गया आपका डी। ठीक है, ठीक है, तीसरा N2O है, आपको पता है N2O कैसा ऑक्साइड है बेटा, ये ऑक्साइड है न्यूट्रल, उदासीन। तो तीसरा का बेटा क्या हो गया, तीसरा का आपका हो गया A। और चौथा आपको पता है ClO2, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कैसा हो जाएगा, अम्लीय। अम्लीय का मतलब C। अब चेक कर लेते हैं, पहले का B, दूसरे का D, तीसरे का A, चौथे का C। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन नंबर सही है C वाला। अब देखो बताता हूं आपको, सिंपल सा याद कैसे रखेंगे हम। देखो इधर जनरली जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइड लिख लो यहां पे, जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं बेटा, जो धात्विक ऑक्साइड हैं, जनरली बता रहा हूं ऐसा, कैसे होते हैं बेटा, क्षारीय। कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और जो अधात्विक ऑक्साइड हैं, वो होते हैं बेटा अम्लीय। ठीक, अब मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, कुछ जिनके ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक, यानी कि उभयधर्मी होते हैं। ये बेटा उभयधर्मी, यहां पे अभयधर्मी लिख गया है। जिस बच्चे का नाम अभय हो बुरा नहीं मानेगा, ये अभयधर्मी है बेटा। ठीक है, सॉरी उभयधर्मी है, उभयधर्मी है, अभय परेशान नहीं होंगे। ठीक, तो देखो किनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं तत्वों में। अगर कहीं पे AS के ऑक्साइड हैं, SB के ऑक्साइड हैं, MN के ऑक्साइड हैं, ZN के ऑक्साइड हैं, Cr के ऑक्साइड हैं, बेरिलियम के ऑक्साइड हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं भैया उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, इतने याद कर लो बस, सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आगे चलते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्साइड की सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति है। अब बहुत ध्यान से समझना इसको, क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये, दिखने में छोटा लग रहा है पर बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्या है, ये प्योर मेटल है,
बेरियम ये प्योर मेटल है और ये प्योर मेटल है, तो इन सबके ऑक्साइड बताओ कैसे होंगे, इनके इनके और इनके ऑक्साइड कैसे होंगे बेटा, क्षारीय, कैसे होंगे, क्षारीय। अब देखो बेरियम के जो ऑक्साइड हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं, उभयधर्मी नेचर के, लेकिन यहां पे उभयधर्मी कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो जब कोई उभयधर्मी का ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब हम क्या मानेंगे, उभयधर्मी का मतलब क्या है भैया, अम्ल क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। और अगर दोनों की तरह व्यवहार करता है और ऑप्शन में नहीं है, तो हम इसे क्या मानेंगे, सर्वाधिक अम्लीय कौन होगा बताओ, सर्वाधिक अम्लीय कौन होगा बताओ, सर्वाधिक अम्लीय होगा भैया बेरिलियम का ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन। ठीक है, तो ये हो गया सर्वाधिक अम्लीय। बोलो क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं बेटा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिए गए गुणधर्मों के परिवर्तन के अनुसार सहमत नहीं है, कहने का मतलब है कि कौन सा गलत है आपको यह बताना है। ठीक है, चलो भाई चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो बेटा पहला ही गलत है, पहला ही क्या है, गलत है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होता है भैया, फ्लोरीन से ज्यादा होता है किसका, क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर किसका होता है भैया, आयोडीन का। ठीक है, तो यहां पे एक चेंज हमें पता होना चाहिए। और चेंज क्या है, याद कर लेना कि जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट है, लिख लो इधर, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, हिंदी में लिखेंगे सेकेंड, दूसरा आवर्त, सेकेंड आवर्त, और ये भैया कौन सा है, थर्ड आवर्त। थर्ड आवर्त की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी है वो ज्यादा है। क्यों ज्यादा, समझो जरा ध्यान से। बताओ, अगर फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड करना है तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, पहले से लास्ट में बताता हूं, 2p5। क्या है बेटा, 2p5। ठीक, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, 2p में, और 2p का साइज क्या है बेटा, छोटा है। देखो मान लो ये इलेक्ट्रॉन का ये है, अब इसका साइज छोटा है, इलेक्ट्रॉन पहले से यहां भरे हुए हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और आप डाल रहे हैं, तो क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। लेकिन अगर क्लोरीन की बात करें तो इसका साइज जो p ऑर्बिटल है इसका होगा 3p5। यहां पे जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो उतना रिपल्सन फील नहीं करेगा, इसलिए जल्दी इलेक्ट्रॉन को जोड़ लेगा। ठीक है बेटा, तो सेकेंड आवर्त से जो थर्ड आवर्त हैं, याद रखना हमेशा हमेशा के लिए कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा है। ज्यादा किसकी है बेटा, थर्ड की ज्यादा है, किससे, सेकंड से। उसके बाद फिर क्या होता है, घट जाता है। क्लियर है, तो पहला क्या है बेटा, गलत है। दूसरा देख सकते हैं, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम रुबिडियम बढ़ती हुई धात्विक त्रिज्या है। हाँ सही बात है भैया, नीचे ग्रुप में आते हैं तो क्या होता है, रेडियस बढ़ता नहीं है। देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, क्या नीचे आएंगे तो शेल नंबर बढ़ेगा, कोष की संख्या बढ़ेगी, कोष की संख्या बढ़ेगी तो साइज या आकार क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ये सही बात है। फिर क्या है, एल्युमिनियम +2, मैग्नीशियम +2, सोडियम +F-, बढ़ती हुई आयनिक आकार। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। हालांकि ये क्वेश्चन का पार्ट है, लेकिन यहां समझना बहुत जरूरी है कि इसका क्या मतलब है, क्या इसका मीनिंग है। देखो बेटा, जब भी कहीं भी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ जाएं, क्या आ जाएं, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आ जाएं, तुम अगर ध्यान से देखो तो एल्युमिनियम +3, मैग्नीशियम +2, सोडियम प्लस और F-, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की बात करो तो सब में कितना है, 10, 10, 10 और 10। ठीक, इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं भैया, 10-10 हैं, यानी क्या है, ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। अब बेटा सम इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन सेम है। अगर मैं जेड इफेक्टिव की बात करूं तो याद रखना, इसको निकालने का एक सिंपल तरीका है, आप ना प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो निकाल लो।
इलेक्ट्रॉन 10-10 हैं, प्रोटॉन बताओ कितने हैं? प्रोटॉन यहां पर कितना है सर? 13, 13 है, यहां पे 12 है। प्रोटॉन किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक के बराबर, ठीक है। 13 है, 12 है, 11 है, क्या कितना है? 9 है बेटा। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि बेटा ये बताओ कि P/E का रेशियो, P/E का रेशियो ज्यादा किसमें है, तो इसका रेशियो कितना आएगा भैया? 13/10, 12/10, 11/10 और 9/10। तो P/A का रेशियो ज्यादा किसका आएगा? P/E बोल रहा हूं भैया, यानी इसके अपॉन इसके करना है, ठीक है, ऐसा नहीं उल्टा कर देना। P/E का रेशियो कितना आएगा? 13/10। अब देखो, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, अगर क्या बढ़ रहा है? जेड इफेक्टिव, यानी कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? आपको मैंने सिखाया था, है ना? कहां सिखाया था? जब मैंने आपको वन शॉट वीडियो बताया, सिखाया था, उसमें क्या कि जेड इफेक्टिव क्या होता है? न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन लग रहा है, जो आकर्षण लग रहा है, उसे क्या बोलते हैं? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो एक बात बताओ, अगर इफेक्टिव या प्रभावी नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा तो क्या बच्चों अट्रैक्शन ज्यादा होगा? और अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो क्या साइज कम हो जाएगी? यस सर। तो याद रखना, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जिसपे सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, उसका साइज सबसे कम, जिसपे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, उसका साइज सबसे ज्यादा। तो ऑर्डर बिल्कुल सही लिखा है, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम और फ्लोरीन। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां से आ जाने पर, इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा है? जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है बेटा? घट रहा है, तो साइज क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। क्लियर है? तो ये उल्टा रिलेशन होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज घटेगा, घटेगा तो साइज बढ़ेगा। बोलो क्लियर है? तो यहां तक ये बातें आप याद रखना। फिर अगला क्या है? BCNO, बढ़ता हुआ प्रथम आनन एंथैल्पी। देखो ये भी बात क्या है बेटा? गलत है। क्यों गलत है? ध्यान से देखो इधर, इसके दो ऑप्शन गलत है बेटा, ठीक है, नीट में आया। क्यों गलत है? देखो इधर, नाइट्रोजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से क्या होती है? ज्यादा होती है, यानी ऐसा होना चाहिए था। कैसा होना चाहिए था? बोलो बेटा, देखो ऐसा होना चाहिए था, नाइट्रोजन यहां और ऑक्सीजन यहां, ऐसा होना चाहिए था। तो ये भी बात क्या है? गलत है। तो बेटा इसके दो ऑप्शन टिक कर लेना, इसके दो ऑप्शन क्या हैं? गलत हैं। बोलो क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अच्छा क्या कह सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं बड़ा। ये क्वेश्चन है कि ऑक्साइड आयन O-2 का ऑक्सीजन परमाणु बनने के लिए पहले ऊष्मा छेपी एवं बाद में ऊष्मा शोषी, एवं बाद में ऊष्मा शोषी, दो बार लिख गया है, कोई बात नहीं, इसको काट देंगे। एवं बाद में ऊष्मा शोषी पद नीचे दिए गए हैं। पहला बेटा क्या है? पहला पद क्या है? पहला पद है कि भाई देखो, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिया, O- बनाया, O- बनाने के बाद जो डेल्टा H फॉर्मेशन का आया, या इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी बोल सकते हैं, वो आया है -141 किलो जूल पर मोल। दूसरा आया है O- प्लस इलेक्ट्रॉन O-2, डेल्टा H फॉर्मेशन आया है +780 किलो जूल पर मोल। गैसीय अवस्था में O-2 का बनना प्रतिकूल है, यद्यपि, बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखो, सांस प्रतिकूल है, यद्यपि O-2 नियॉन का सम इलेक्ट्रॉनी है। यह किस तथ्य के कारण है? देखो भैया क्वेश्चन पहले समझ लो क्या पूछ रहा है। सबसे पहले समझना है क्वेश्चन कह रहा है, देखो भैया जब आपने O से इलेक्ट्रॉन जोड़ा O में तो ये O- बना। इस केस में एनर्जी निकली है, कितनी निकली है? -141 किलो जूल पर मोल निकली है, ठीक है भाई। दूसरा कह रहा है, जब आप O-2 पे, सॉरी O- पे ये बन गया, एक इलेक्ट्रॉन आपने और जोड़ा, ये लो भैया और जोड़ दिया इलेक्ट्रॉन एक और, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा O2-। तो इस केस में कैसी प्रोसेस है? ये ऊष्मा शोषी प्रोसेस है, यानी कि पॉजिटिव में एनर्जी है, एनर्जी देनी पड़ी है। तो क्या है भैया? देखो इधर ये है 780 किलो जूल पर मोल। लेकिन एक चीज हुई क्या कि यहां पर मैं ध्यान से देखूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? 2p5 आएगा बेटा लास्ट में। इसका क्या आएगा? इसका 2p6 आएगा। अब आप बोलोगे सर कि कॉन्फ़िगरेशन तो 2p6 आ गया लास्ट में,
यानी कि भैया ये नियॉन जैसा हो गया है। और अगर सर ये नियॉन जैसा हो गया है तो नियॉन तो आप कहते हो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इनर्ट है, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इसके बनने पे अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो एनर्जी रिलीज क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने आपको सिखाया है, क्या सिखाया है बहुत पहले, कि अगर कहीं पर एनर्जी रिलीज हो रही है इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और अगर स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो प्रोसेस होना चाहिए, लेकिन यहां पे एनर्जी आपको देनी पड़ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से बच्चों समझेंगे। देखो, जब भी हम किसी भी एटम के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन डालते हैं बेटा, तो क्या होता है? तो उस एटम का जो न्यूक्लियस है, मान लो उसमें पहले से कुछ इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, ठीक है, तो जो नया इलेक्ट्रॉन आता है, मान लो ये आ गया आपका नया इलेक्ट्रॉन, कौन सा वाला? ये वाला। तो होता क्या है कि इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्शन है वो हावी होता है इस इलेक्ट्रॉन और इसके जो रिपल्सन है उस पे। यानी क्या कह रहा हूं मैं, कि जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है उसका जो अट्रैक्शन है वो किस पे हावी है? इलेक्ट्रॉन और आने वाले इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के बीच में। यानी अभी अट्रैक्शन ज्यादा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा है, आकर्षण ज्यादा है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को वो जोड़ लेगा। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन आके यहां बैठ गया, कहां आके बैठ गया भैया? यहां पे। अब बोलो कि सर आपको एक इलेक्ट्रॉन और इसमें जोड़ना है, तो अब क्या होगा? वो बात सही है कि ऑक्सीजन नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन पा जाएगा, लेकिन ये तब पाएगा जब इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा। भैया इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा ही नहीं। क्यों नहीं जोड़ेगा? क्योंकि अब इनके बीच जो आकर्षण है, आने वाले इलेक्ट्रॉन इसके बीच में, वो कम हो जाएगा इनके बीच प्रतिकर्षण से। यानी इस केस में जब दूसरा जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? इस केस में रिपल्सन या प्रतिकर्षण प्रभावी हो जाएगा। और जब प्रतिकर्षण प्रभावी हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा ही नहीं। इसीलिए आपको लिखवाया जाता है किसी भी तत्व के लिए जनरली जब पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं तो प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, यानी एनर्जी निकलती है, लेकिन जब दूसरा जोड़ते हैं तो ऊष्माशोषी होती है, यानी एनर्जी देनी पड़ती है। क्लियर है बच्चों? तो ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट आपका यहां से क्लियर हुआ है। तो क्या रीजन है? नोबेल गैस के विन्यास प्राप्ति के कारण अस्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी तो आई, लेकिन अस्थायित्व से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्रभावशाली होता है। यहां पे स्टेबिलिटी से क्या हो गया? प्रतिकर्षण जो है प्रभावशाली हो गया। तो यहां पे स्टेबिलिटी को नहीं देखेंगे हम, क्या देखेंगे बच्चों? प्रतिकर्षण को देखेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया है। हम दूसरा भी चेक कर सकते हैं। O- आयन का आकार ऑक्सीजन परमाणु की तुलना में छोटा होता है, फर्जी बात है। ऑक्सीजन ज्यादा विद्युत ऋणात्मक हो गया, फर्जी बात है। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन जोड़ने से आयन का आकार बड़ा हो जाता है, ये बात सही है। लेकिन इसके लिए लॉजिकल बात कौन सी है भैया? ए वाली है। कौन सी है? ए वाली है। बच्चों यहां तक ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, इससे आपके बहुत सारे आने वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा आयनिक त्रिज्या का सही रूप प्रदर्शित किया गया है? मैं आपको बता चुका हूं कि अगर सेम आयन है, जैसे मान लो H है, H माइनस का सबसे बड़ा होगा। क्यों? इसका प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन का रेशियो बताओ कितना आ जाएगा? 1/1 आएगा। H प्लस का मतलब क्या है? प्रोटॉन क्या हो गया भैया? 0। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। सॉरी, प्रोटॉन कितना हो गया इस पे? 1। 0 थोड़ा हो गया, इससे प्रोटॉन तो 1 होता है ना भैया, इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। तो 1/0 क्या? इन्फिनिटी हो गया। H में क्या हो गया? सॉरी, इसमें 2 है बेटा, ये 2 है ना, 1 आया, 1 पहले था, ठीक है। इसमें कितना प्रोटॉन है भैया? 1। कितना इलेक्ट्रॉन है भैया? 1। तो 1/1 हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखो भैया, जिसका प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो ज्यादा उसका साइज सबसे कम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो कहां पे भैया है? यहां पे। तो इसका साइज सबसे कम, यानी H माइनस H प्लस सबसे कम, फिर ज्यादा कौन सा होगा? फिर ज्यादा H का होगा, फिर ज्यादा कौन सा होगा भैया? इस केस में H माइनस का होगा। तो क्या ऐसा ऑप्शन है क्या? नहीं भैया,
ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। दूसरा, ये सब क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, आपको बता चुका हूं। अगर सम इलेक्ट्रॉनिक है तो क्या करेंगे, P अपॉन E का चक्रो रेशियो, कितना P है भैया, देखो इधर P मतलब प्रोटॉन, कितना प्रोटॉन है देखो इधर, इसमें प्रोटॉन है कितना भैया 11, इसमें कितना है 9, इसमें कितना है 8। E कितना है भैया, E है इसमें 10, इसमें 10। देखो P बाई E रेशियो घटेगा, P बाई E रेशियो घटेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, घटेगा। तो साइज क्या होगा भैया, साइज क्या होगा भैया, साइज क्या होगा भैया, साइज क्या होगा, साइज बढ़ेगा। अरे बोलो क्लियर है, साइज बढ़ेगा। तो ये गलत है, साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, यानी ये भी गलत, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरा चेक कर लो, ये भी गलत है भैया, O-2 का साइज क्या होगा, ज्यादा होगा F- से, क्यों, वही P अपॉन E रेशियो, ये भी गलत है। और चौथा क्या है, चौथा भी गलत है, ये सारे गलत हैं, ठीक है भैया। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, एस्टिस क्वेश्चन आया हुआ है। ये मत कहना कि सर आपने सारे गलत ऑप्शन क्यों डाल दिए, भैया नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कई बार ऐसा भी होता है, क्वेश्चन आता है सारे आंसर क्या होते हैं, गलत होते हैं, तो हमें क्या मिलता है, बोनस मार्क, ठीक है। तो सही ऑर्डर क्या होगा, देखो चेक कर लेते हैं, यहां लिख देता हूं सही ऑर्डर क्या होगा। पहले का सही ऑर्डर बताओ क्या होगा, पहले का होगा भैया H माइनस H और फिर H प्लस। दूसरे क्या होगा भैया O-2 F माइनस और Na प्लस, ठीक है। तीसरे क्या होगा भैया बताओ, O-2 F माइनस और Na प्लस, ठीक है। और चौथे क्या होगा भैया N3 माइनस Mg प्लस 2 और फिर क्या होगा Al प्लस 3, ठीक है। तो ये ऑर्डर होगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया, यहां तो मिला, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन क्या कर लेंगे, बोलो क्लियर है। आगे चलते हैं भैया। निम्न में से कौन सी व्यवस्था कार्बन, कैल्शियम, एल्युमिनियम, फ्लोरीन एवं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी के लिए कम ऋणात्मक के सही क्रम को सूचित करता है। कम ऋणात्मक मतलब क्या होता है, अगर एनर्जी कम निकली यानी कि डेल्टा Eg क्या है, कम है, तो क्या बोलेंगे, कम ऋणात्मक है। यानी जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, जिसकी डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, उसमें वैल्यू क्या आएगी भैया, ज्यादा नेगेटिव आएगी, ठीक है। जिसकी कम होगी उसकी कम नेगेटिव आएगी। अब चेक कर लेते हैं। सबसे पहले फ्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन है, ये है आपका फ्लोरीन, ये है भैया आपका फ्लोरीन, ये आपका है ऑक्सीजन, ये आपका है नाइट्रोजन और ये आपका है कार्बन, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, क्या है भैया थर्ड पीरियड में, क्या है, ये बोरॉन है, यहां पे मान लो इस नीचे एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम के पहले क्या है भैया, एल्युमिनियम के बाद इधर आ जाओगे तो आर्गन है, और फिर क्या है यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम है, बोरॉन है, इसके नीचे क्या है भैया मैग्नीशियम है, और फिर क्या है भैया कैल्शियम है, ठीक है। ऐसा है, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा उल्टा पुल्टा दे रखा है भैया, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब एक बात मुझे बताओ, सिंपल सा आपको बताता हूं तरीका इस क्वेश्चन को करने का। आप बताओ जनरली क्या होता है, आप अगर इधर से इधर जाते हो तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। अट्रैक्शन बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या है, अट्रैक्शन बढ़ता है। और अगर अट्रैक्शन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ने की पावर क्या होती है, बढ़ती है, यानी डेल्टा Heg क्या होगा भैया, बढ़ेगा। बोलो बढ़ेगा, यस सर, ठीक। अगर आप नीचे आते हो तो साइज बढ़ता है, और अगर साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को जोड़ना क्या होता है, टफ होता है, क्योंकि अट्रैक्शन घट जाता है, तो डेल्टा Heg क्या होता है, घटता है, ठीक, सही बात है। तो मुझे बताओ, अगर मैं ऑक्सीजन, फ्लोरीन और कार्बन की बात करूं तो सबसे पहले बताओ इसमें ज्यादा किसका हो जाएगा, फ्लोरीन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर कार्बन का। ये ऑर्डर तो ये हो गया। फिर भैया कौन कौन सा है, एल्युमिनियम और कैल्शियम है। अब देखो एल्युमिनियम का अगर सीरीज में जाएं तो एल्युमिनियम का ज्यादा है किससे, कैल्शियम से, सॉरी एल्युमिनियम ज्यादा है मैग्नीशियम से, और मैग्नीशियम ज्यादा किससे भैया, कैल्शियम से। यानी कहने का मतलब क्या है, देखो एल्युमिनियम इस मैग्नीशियम से भी ज्यादा है और मैग्नीशियम ज्यादा है कैल्शियम से, यानी एल्युमिनियम इनडायरेक्टली कैल्शियम से क्या है, ज्यादा है। बोलो क्लियर है।
तो सबसे ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का, फिर किसका है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है क्या? सॉरी, नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन है। तो फ्लोरीन के बाद क्या है? यहां पे लिख लो ऑक्सीजन है, कोई बात नहीं, नाइट्रोजन लिख दिया। फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, और उसके बाद कौन आएगा भैया? एल्युमिनियम, और लास्ट में कौन आएगा भैया? कैल्शियम। बोलो क्लियर है बेटा? तो ऑप्शन कौन सही है? ये वाला। बोलो क्लियर है? कैल्शियम ज्यादा कौन किसका है? एल्युमिनियम का, क्योंकि देखो इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका है, तो इनडायरेक्टली क्या हो गया? इससे ज्यादा इसका हो गया। बोलो क्लियर है भैया? तो ऑप्शन में कौन सही है? ऑप्शन नंबर सही है आपका डी वाला। कैल्शियम, फिर एल्युमिनियम, फिर कार्बन, और फिर ऑक्सीजन, और फिर फ्लोरीन। बोलो क्लियर है बेटा? चलो भाई आगे चलते हैं। निम्नलिखित व्यवस्थाओं में जो दिया गया क्रम है वह किसके सामने लिखित गुणधर्म के अनुसार नहीं है? माने कि जो भी ये चीजें लिखी हुई हैं ये क्या सही लिखी हुई हैं या गलत लिखी हुई, आपको ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे देखो भैया ऐसे क्वेश्चन को। HF, HCl, HBr, HI बढ़ता अम्लीय सामर्थ्य। आपको पता है सर, अगर आप HF, HCl, HBr और HI की बात करेंगे तो बेसिकली क्या होता है कि यहां पे जो H प्लस है, यहां पे H प्लस है, यहां पे H प्लस है, यहां पे H प्लस है, सबसे कमजोर बॉन्ड कहां है? यहां पे है। तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, ठीक है। यानी कि ये तेजी से H प्लस आयन को निकालेगा, यानी HD क्रिस्टन ज्यादा किसका होगा? इसका हो जाएगा। बोलो क्लियर है? तो ये बात सही है भैया, पहला वाला बात सही है, पहला बात सही है। अच्छा कौन सा बताना है? गलत है, कोई बात नहीं, हम गलत बता देते हैं, ठीक है। एक और कारण है कि जब आप H प्लस पानी में रहेगा और आयोडीन माइनस पानी के अंदर रहेगा, मान लो, क्योंकि अम्लीय नेचर कहां देखते हैं? किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। तो होता क्या है बेसिकली बेटा, एनायन का साइज इतना बड़ा है ना और केटायन का साइज छोटा है, तो इसमें अट्रैक्शन उतना हावी नहीं हो पाएगा। तो अट्रैक्शन उतना हावी नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? H प्लस फ्रीली मूव करेगा या नंबर ऑफ H प्लस क्या बनेंगे? ज्यादा बनेंगे। ये भी एक कारण कह सकते हैं आप, ठीक है। तो दो कारण इसके, यानी सही बात है। ऐसे ही अगर आप जाएंगे H2O, H2S, H2SE, H2TE, तो सेम क्या होता है? नीचे जाने पे क्या होता है? HD नेचर बढ़ता है। अच्छा देखो HD नेचर को लिखते हैं Ka से, है ना, और Ka होता है 1/pKa। ये सब कहां पढ़ा तुमने? आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है भैया, ठीक है। तो देखो अगर आप नीचे जाओगे ना इससे तो क्या होगा भैया? Ka बढ़ेगा, यानी अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा? बढ़ेगा। और अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा तो Ka बढ़ेगा, तो pKa क्या होगा? pKa घटेगा। यानी कि ये बात क्या है? बढ़ता मान नहीं घटता मान है, गलत बात है। यानी ये आपका आंसर क्या है? सही है। बोलो क्लियर है? NH3, PH3, SB3 बढ़ती अम्लीय व्यवहार, बिल्कुल सही बात है। वही रीजन है, वो वही वाला बड़ा साइज कह सकते हो। बढ़ता ऑक्सी कारक सामर्थ्य, बिल्कुल यही सही बात है, ठीक है। आपको पता है कि जो लेड है वो मेटल है Pb, और ये क्या है? नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। अगर आप नीचे जाते हैं तो क्या होता है भैया? ऑक्सीकरण सामर्थ्य क्या होता है? ऑक्सीकरण सामर्थ्य क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? इलेक्ट्रॉन देने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? घटती है, सॉरी बढ़ती है। क्लियर है भैया? आगे आते हैं। एक मिनट, मतलब सही कौन सा है? ये सब सही है, मतलब देखो ये सब ऑप्शन सही है, लेकिन हमें क्या चूज करना है? हमें चूज करना है भैया गलत कौन सा है। तो कौन सा गलत है? दूसरा वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। भैया हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। हमें क्या बताना है? इसमें से कौन सा कथन गलत है, ठीक है। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में धनायन का धनात्मक आवेश जितना कम होगा आयनिक त्रिज्या उतनी ही कम होती है। देखो बात सही गलत है, चेक कर लेते हैं एक बार। मान लो दो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मान लो Na प्लस है और Mg+2 है, ठीक है। तो कह रहा सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में धनायन का आवेश जितना ही कम होगा, यानी सोडियम, आयनिक त्रिज्या उतनी कम होगी। भैया ये गलत बात है। क्या है ये? गलत बात है। क्यों? अगर आवेश जितना कम होगा, अगर इन दोनों की बात करूं तो मैं आपसे पूछूं कि इनका P/E का रेशियो कितना है, तो क्या बताओगे सर?
प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन 10, जिसका P/E रेशियो ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा और साइज क्या हो गया भैया कम। तो साइज कम किसका है, ज्यादा धनात्मक आवेश वाले पे। तो कह रहा है कि सममेटालिटी में धनायन का धनात्मक आवेश जितना कम होगा आयनिक त्रिज्या उतनी कम होगी। नहीं, जितना चार्ज ज्यादा होगा आयनिक त्रिज्या उतनी कम होगी। यानी ये बात क्या है भैया, ये बात गलत है। तो पहला आंसर हो गया इसका। और चेक कर लेते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ऋणायन का ऋणात्मक आवेश जितना अधिक होता आयनिक त्रिज्या उतनी बड़ी होगी। बात सही है भैया। देखो मान लो N3 माइनस है और O-2 है, P/E रेशियो क्या आएगा बताओ, 8/10, यह आएगा 7/10। P/E रेशियो अगर कम हो गया तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया भैया, कम हो गया। जेड इफेक्टिव कम हो गया तो साइज क्या हो गया, बढ़ गया। साइज क्या हो गया भैया, बढ़ गया। ठीक है, आकार बढ़ गया। तो बात सही है कि सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ऋणायन का ऋणात्मक आवेश जितना अधिक होगा आयनिक त्रिज्या उतनी ही बड़ी होगी। बोलो क्लियर है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। आवर्त तालिका के प्रथम ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर तत्वों के परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। सही बात है, वही नीचे जाओगे बढ़ेगी। आवर्त तालिका की द्वितीय आवर्त में तत्वों की परमाणु त्रिज्या बाएं फिर दाएं जाने की ओर घटती है। बिल्कुल सही बात है। सब गलत कौन सा है, पहला वाला। ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये जेई में भी आया हुआ, नीट में भी आया हुआ है। क्वेश्चन है कि सोडियम की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान क्या होगा यदि सोडियम की IE1 का मान 5.1 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या है, देखो इधर, ये भैया आपका सोडियम है। जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाला सोडियम से तो क्या बना, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी आपको देनी पड़ी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बताओ, अब अगर तुम इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ोगे, किसमें, सोडियम प्लस में, तो निकालने में जितनी एनर्जी निकली थी, जितनी एनर्जी देनी पड़ी थी उतनी क्या होगी, निकलेगी। यानी अब कितनी निकलेगी, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलेगी। तो मतलब क्या है भैया, निगेटिव में कर देंगे तो ये बन जाएगा। बोलो क्लियर है। तो आंसर क्या जाएगा इसका भैया, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भैया। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। उभयधर्मी का मतलब क्या होता है भैया, अभी मैंने आपको बताया था कि जो SN के ऑक्साइड होते हैं ना, अभी देखो स्लाइड कहां गया, चेक कर लेते हैं एक बार। वो स्लाइड कहां गया, वो स्लाइड इधर इधर इधर, ये देखो, SN के जो ऑक्साइड हैं, सॉरी AS SB MN ZN CR B L, तो SN ले लो, SN भी होता है। ठीक है। तो बेटा SN के जो ऑक्साइड हैं, खैर मैं भूल गया था वहां पे, कोई बात नहीं। लो SN के जो ऑक्साइड हैं बेटा, वो कैसे होते हैं, उभयधर्मी। कैसे होते हैं, उभयधर्मी। ठीक है। बाकी ये एसिडिक होता है, ये बेसिक होता है, ये भी क्या होता है, एसिडिक होता है। क्लियर है। देखो ये कैसा है, नॉन मेटालिक है तो एसिडिक होगा, मेटालिक है तो कैसा होगा, बेसिक होगा, और ये कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में से आयनिक त्रिज्या घटता हुआ क्रम कौन सा सही है। घटता हुआ क्रम पूछा है। देखो सबके सब क्या है भैया, देखो एक सिंपल सा फंडा याद कर लो। अगर सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इसलिए मैं करवा रहा हूं बार बार। सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, अगर निगेटिव चार्ज की तरफ जाओगे चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा भैया, बढ़ेगा। पॉजिटिव और ये नेगेटिव। देखो इधर, अगर आप निगेटिव की तरफ जाओगे तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। पॉजिटिव तरफ का साइज क्या होगा, घटेगा। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखो इधर क्या क्या दे रखा है। मान लो कैल्शियम +2 है, पोटेशियम प्लस है, S-2 है और Cl- है। अब देखो सबके सब क्या है भैया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो, इसमें सम में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, इलेक्ट्रॉन कितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, इस 18, इसमें भी 18, इसमें भी 18, इसमें भी 18। तो इसको निगेटिव की तरफ अरेंज करो तो S-2 का साइज सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर Cl- का हो जाएगा, फिर
पोटेशियम प्लस का, और फिर क्या हो जाएगा भैया कैल्शियम प्लस 2 का। देखो ध्यान से, ये मैंने आपको बताया, क्या बताया कि अगर सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं और नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। साइज क्या होगा, बढ़ेगा। और साइज में क्या होगा, घटेगा। देखो इधर सम इलेक्ट्रॉनिक है, यहां से यहां जाओगे तो क्या चार्ज बढ़ रहा है, यहां से इधर जाने पे क्या हो रहा है, अगर आप यहां से यहां जाओगे तो क्या हो रहा है भैया, नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो साइज क्या होगा, बढ़ेगा। क्या पूछा है, घटता हुआ क्रम बताओ। घटता मतलब सबसे बड़ी सबसे पहले, यानी S-2, ये वाला सही है, S-2, फिर Cl- पोटेशियम प्लस और कैल्शियम प्लस 2। बोलो क्लियर है बेटा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। आगे चलते हैं। CaMgP का Cl उनके परमाणु त्रिज्याओं का बढ़ता क्रम है बेटा, ये घर से कर लेना, ठीक है। SW है, बार बार नहीं करवाऊंगा, ठीक है। निम्न में से किसमें धनायन तथा ऋणायन के आकार का अनुपात उच्चतम है। देखो बहुत ध्यान सुनो बेटा, अनुपात उच्चतम का मतलब क्या है कि केटायन जो है वो किसमें बड़ा है और एनायन किसमें भैया छोटा है। देखो अगर ये मान लो ऐसा, मान लो ये 10 है और ये 4 है और एक में 10 है और 2 है, तो बताओ किसका रेशियो बड़ा है, इसका बड़ा है सर। यानी जो केटायन यानी जो धनायन है वो बड़ा होना चाहिए, ऋणायन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब ध्यान से देखो इधर, इसमें धनायन क्या है भैया, सीजियम है, बहुत नीचे आता है तो सबसे बड़ा है, और फ्लोरीन किस में आता है, दूसरे में। देखो लिथियम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ये छठवें आवर्त का है और ये दूसरे आवर्त का है, ठीक है। तो इनके जो साइज का रेशियो होगा वो सबसे क्या होगा, ज्यादा होगा। इसमें देखो क्या केटायन किसमें, देखो ये छठवें का है, ये दूसरे का है। इसमें देखो रेशियो क्या आएगा, ये किस आवर्त का है, पहला किस आवर्त का है, लिथियम, लिथियम दूसरे आवर्त का है, ये भी किसका है, दूसरे आवर्त का है। सोडियम किस आवर्त का है भैया, तीसरे आवर्त का है, और फ्लोरीन किस आवर्त का है, दूसरे आवर्त का है। सीजियम किस आवर्त का है भैया, छठवें आवर्त का है। और आयोडीन किसका आवर्त का है भैया, आयोडीन आपका है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, पांचवे का है ना। फ्लोरीन दूसरा का, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पांचवे का। तो एक काम करो, इस क्वेश्चन को करने का सिंपल ट्रिक क्या है भैया, अब ना रेशियो चेक कर लो, जिसका रेशियो सबसे ज्यादा आएगा उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। तो पहला वाला सही है, 6/2 मतलब 3 आ गया, ये मतलब 1 आ गया, ये मतलब 1.5 आ गया, और ये जो भी आ गया, ठीक है। ज्यादा किसकी वैल्यू आई, पहले वाले की। बोलो सही हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई साहब, यहां तक बात क्लियर है। आगे क्वेश्चन देखो क्या है, निम्न इलेक्ट्रॉन विन्यासों के साथ दिए गए तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा उच्चतम हो सकती है। किसकी आयनन ऊर्जा उच्चतम हो सकती है, तो चेक कर लेते हैं भैया। सिंपल तरीका चेक करने का क्या, नियान 10 हो गया, 12 1 13, यानी एल्युमिनियम लिखा हुआ है। नियान 10 हो गया, 2 12 और 3 15, यानी फास्फोरस लिखा हुआ है। नियॉन 10 लिखा है, 2 12 2 14, यानी सिलिकॉन लिखा हुआ है। और ये तो बहुत बात का है, 4p है, छोड़ देते हैं। 18 10 28, 2 30 और 3 कितना हो गया, 33 हो गया, ठीक है। तो ये लिखा है AS, खैर छोड़ दो इसको, है ना। इसको क्यों छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि भैया ये 4p है तो ज्यादा हो जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना सिंपल होता है, ठीक है। अब मुझे बताओ, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस में अगर आप इधर की तरफ जाओगे तो क्या जेड इफेक्टिव बढ़ेगा बेटा, यस सर, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयनिक एनर्जी क्या होगी भैया, बढ़ेगी। बोलो क्लियर है। तो सबसे ज्यादा आईपी किसकी है, 3 वाले की, NP3 वाले की। बोलो क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कर लिया है। आगे चलते हैं भाई, आकार का सही क्रम पहचानिए। SW है, घर से करेंगे इसको, ठीक है। परमाणु की आयनन एंथैल्पी निम्नतम होगी किसके साथ, परमाणु की, देखो क्वेश्चन है, निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से किसके साथ परमाणु की आयनन एंथैल्पी निम्नतम होगी। यानी कह रहा है कि सबसे कम एनर्जी किसमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन अगर हमें निकालना है तो, ठीक है। तो ये क्या लिखा है भैया, ये लिखा है नियॉन, ये क्या लिखा है 6 2 8 2 10, ये क्या लिखा है 5 2 7 2 9, ये लिखा है फ्लोरीन,
3 2 5 और 2 7, ये लिखा है नाइट्रोजन। 2 2 4 5 4 9 और ये सोडियम, ये क्या लिखा है सोडियम। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इधर जाऊं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, और यहां पे क्या भैया कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम, ठीक है, ये अलग है, देखो इधर लिथियम, ठीक है, और इधर क्या है बेरिलियम, ठीक। अब बहुत ध्यान से समझो, इसको व्हाइट से कर लेते हैं। लिथियम के पहले क्या आ जाएगा यहां पे बेरिलियम, ठीक। अब देखो इधर जाने पे क्या होता है भैया, आयनन ऊर्जा बढ़ती है, तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। यहां कुछ एक्सेप्शन भी है, देखो यहां पे एक्सेप्शन है, ठीक है, जैसे इससे ज्यादा इसकी हो जाती है और इससे ज्यादा इसकी हो जाती है, ठीक है, अभी मैंने बता दिया, आपको बताया था, ठीक। अब पूछ रहा है कि किसमें निम्नतम होगी, ठीक है। अब लिथियम के नीचे क्या आएगा, लिथियम के नीचे क्या आएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, सॉरी बेरिलियम इधर नहीं रहेगा, इधर लिथियम रहेगा, बेरिलियम इधर हो गया, ठीक। तो ये हो गया हाइड्रोजन, ये हो गया लिथियम, ये हो गया सोडियम, ये हो गया सोडियम, ये वाला Na। तो बताओ इधर जाने पे क्या होगा, नीचे आने पे क्या होगा, नीचे आने पे क्या होगा बेटा, नीचे आने पे क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी। यानी सबसे मिनिमम कहां लगेगी एनर्जी, यहां पे। क्यों भैया, क्योंकि ये थर्ड पीरियड से निकालेंगे, यहां सेकंड से निकालेंगे, ठीक है। बोलो क्लियर है, तो आंसर कौन सा है, डी वाला। इसमें क्यों नहीं था सर, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इधर जाने पे क्या होता है बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। क्लियर, यानी देखो ध्यान से समझो, उधर इन सबसे कम किसकी होगी, लिथियम की इसमें, और लिथियम से कम किसकी होगी, सोडियम की होगी। यानी देखो ऑर्डर ऐसे आएगा, इधर और फिर ये इधर। यानी बताओ कौन कौन सा ऑप्शन है भैया, नियॉन से कम किसका हो गया, फ्लोरीन का हो गया, उससे कम किसका हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, उससे कम किसका हो गया, लिथियम का हो गया, और उससे कम किसका हो गया, सोडियम का हो गया। तो यहां से एनर्जी आंसर जाएगा ये। बोलो क्लियर है, चलो नेक्स्ट। निम्न में से किस आयनन के पास अस्थायी यौगिक बनाने हेतु प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे अधिक है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या क्वेश्चन है कि कौन सा जल्दी से भैया H+ ले लेगा, ये ले लेगा कि ये ले लेगा, ये ले लेगा, ठीक है। सिंपल तरीका है, आप याद रखना ये चीज क्या, कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे, मान लो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, जैसे जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी घटती है, सॉरी बढ़ती है, यानी प्रोटॉन को लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक। क्या मैंने बोला, जैसे जैसे नीचे जाते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है बेटा, घटती है, सॉरी घटती है, ये तो वर्ग में हो गया। और अगर हम आवर्त में जाए तो क्या होगा, देखो आवर्त में क्या होगा, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, यहां तक नियॉन छोड़ देते हैं। अगर हम इधर जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक। सॉरी इधर जाने पे घटती है और इधर जाने पे भी घटती है बेटा, क्या होती है, घटती है। ये माइनस की बात कर रहा हूं बेटा, ऐसे नहीं इलेक्ट्रॉन लेने की, वो तो बढ़ जाएगी, है ना, माइनस माइनस है, होता है। देखो क्या सिंपल सी लॉजिक है कि जिसका ईएन ज्यादा है ना बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जल्दी लेता ही नहीं है वो। जैसे F- पहले से है भैया, ईएन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन हो गया है, तो अब इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा ये, ठीक है। तो अच्छा डोनर कौन सा है, ये N है। अच्छा डोनर कौन सा है, अच्छा डोनर है N-, ठीक है। इसीलिए इस सब में अगर बात करूं ना, तो NH2 जो है, NH2 यानी N उसमें डोनर है, तो जो NH2- है ये सबसे अच्छा डोनर है, यानी सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये बातें आप कहां सीखते हो, और ये आप सीखोगे ऑर्गेनिक में सीख लेते हैं, या आप सीखोगे ना आयनिक इक्विलिब्रियम में, जब पढ़ाते हैं आपको कौन सा, एसिड बेस, है ना, लुईस एसिड और लुईस बेस, तो वहां से आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो याद रखना, ऐसे अगर ध्यान से देखो तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, घटती है। मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूं, इधर जाने पे क्या होती है भैया, घटती है, घटती है, ठीक है। हां, अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ भैया कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और फ्लोरीन में
तेजी से कौन एनायन बनाएगा, यानी कौन तेजी से नेगेटिव बनाएगा, तब क्या हो जाएगी भैया, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मैं पहले वही बता दिया था, मिस्टेक हो गई थी मेरे से। अगर पहले से C माइनस N माइनस O माइनस F माइनस है, तो अगर हम इधर जाएंगे तो क्या होगा, H प्लस लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, घटेगी। बोलो क्लियर है। तो ये हो गया भैया आपका आंसर कौन सा, सबसे ज्यादा किसमें है, NH2 में है। बोलो क्लियर है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड सर्वाधिक क्षारीय है। तो देखो भैया ये सब इसका कैसा होता है, उभयधर्मी। ये कैसा, नॉन मेटल तो कैसा होगा, अम्लीय। ये कैसा होगा, अम्लीय। बिस्मत क्या होता है, मेटल होता है तो कैसा होगा भैया, ये होगा क्षारीय। ठीक है, और ये कैसा होगा, उभयधर्मी। अभी मैंने आपको बताया। ये कैसा होगा, अम्लीय। अम्लीय या बेसिकली इसको उभयधर्मी बोल देते हैं। अभी मैंने लिखाया था उभयधर्मी है ये। ये क्या होगा, अम्लीय। ये क्या होगा, सर्वाधिक क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। सोडियम ऑक्साइड यानी Na2O, सोडियम सल्फाइड Na2S, सोडियम सेलेनाइट Na2Se एवं सोडियम टेलोराइट Na2Te। ठीक है भाई, के सम मोलर विलेन के पीएच के बीच सही संबंध क्या है। अब ध्यान से देखो बेटा, अगर आप अभी बताया मैंने, नीचे आओगे तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, अम्लीय सामर्थ्य क्या होता है, बढ़ता है। और अगर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा, अगर अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगा तो के क्या होगा, बढ़ेगा। अम्लीय सामर्थ्य बढ़ने से क्या होता है, पीएच क्या होता है, घटता है। आपको पता है भैया कैसे, देखो पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस। अब देखो ध्यान से, अगर पीएच बढ़ेगा, H प्लस बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, घटेगा। यानी कि इधर जाने पे क्या हो रहा है भैया, पीएच बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो पीएच क्या होगा, घटेगा। तो सबसे ज्यादा पीएच किसका है, पहले का। भाई अम्लीय सामर्थ्य बढ़ रहा है तो पीएच क्या घटेगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। यानी पहले का अम्लीय सामर्थ्य सबसे कम है तो पीएच सबसे ज्यादा है। आपने पढ़ा भी होगा भैया, जनरल केस में 25 डिग्री पे क्या होता है, अगर पीएच 7 है तो क्या होगा, न्यूट्रल। उसके बाद क्या होता है भैया, 14 तक बेसिक या अम्लीय, और सॉरी क्षारीय होता है, क्षारीय होता है। और इधर आने पे क्या होता है भैया, 1 तक क्या होता है, अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। बोलो क्लियर है, ये सब बातें आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। आयनिक त्रिज्याएं होती हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी आप कह रहा रेडियस 1/z इफेक्टिव का स्क्वायर। नहीं बेटा ये गलत बात है, होता क्या है, ये सही है, R प्रोपोर्शनल 1/z इफेक्टिव। मतलब जैसे जैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा साइज क्या होगा बेटा, घटेगा। तो कौन सही है, प्रभावी नाभिकीय आवेश के व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के समानुपाती, समानुपाती तो होगा ही नहीं, तो ये सही है आपका, व्युत्क्रमानुपाती होंगे कौन से भैया, डायरेक्ट व्युत्क्रमानुपाती होगा। बोलो क्लियर है, ये बात भी आप जानते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। O-2 F- Na+ Mg+2 एवं एल्युमिनियम सम इलेक्ट्रॉनिक हैं, इनकी आयनिक त्रिज्याएं क्या प्रदर्शित करती हैं। घर से करेंगे ये क्वेश्चन। ये बच्चा SW है, सर आप बार बार ऐसे क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं बेटा, क्योंकि इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, और नीट में बहुत बार पूछा गया है। आगे चलते हैं। बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के प्रथम आईपी का ऑर्डर क्या है, बता चुका हूं, अभी क्वेश्चन देख लेंगे। SW है, कर लेंगे भैया। कहां बताया था सर, देखो बताया था ना मैंने, याद करो कहां बताया था मैंने, ये मैंने कहां बताया था, इसको मैंने कहां बताया था भैया, यहां बताया था, देखो यहां बताया था मैंने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन क्या कर लेंगे भैया, कर लेंगे। ठीक है, सारा मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, आगे आओ।
निम्न में से किस तत्व के इलेक्ट्रॉन बनता अधिक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करूं तो ज़्यादा किसकी है भैया? क्लोरीन की, और फिर किसकी है? ब्रोमीन की, फिर किसकी है? इस मतलब ऐसे आता है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आता है बताओ? ऑर्डर आता है क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, और इधर आयोडीन, और फिर किसका आता है? ब्रोमीन का। ये ऐसा क्यों आता है? मैंने भी आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉन इसमें कहाँ आता है भैया? क्लोरीन में 3p में आता है, इसमें कहाँ आता है? 2p में आता है। 3p में क्या होता है भैया? रिपल्सन क्या होता है? साइज, 3p का साइज क्या है? इसका साइज बड़ा है, तो रिपल्सन, किसका रिपल्सन? रिपल्सन कम होता है, ठीक है। 2p का साइज क्या है? साइज छोटा है, तो जो इलेक्ट्रॉन आता है वो ज़्यादा रिपल्सन फील करेगा, तो रिपल्सन ज़्यादा फील करेगा। बोलो क्लियर है? इसीलिए ये थोड़ा सा क्या होता है, एक हमें याद रखना पड़ेगा। तो आंसर क्या है? क्लोरीन। आगे चलते हैं भाई। देखो क्वेश्चन थोड़ा तेजी से मैं करवा रहा हूँ जानबूझ करके, क्योंकि हमें बहुत बड़ी वीडियो नहीं करनी है, आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी। तो अगर आपको तेज लगता है तो क्या करना? पॉज करना, ठीक है, और उसको अपने करने के बाद दोबारा भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये बढ़िया क्वेश्चन देखो, सिंपल सा आ गया है। बेरिलियम और बोरॉन के प्रथम आयन विभव ईवी में क्रमशः है। देखो बेरिलियम और बोरॉन, चेक करो भैया। अब डेटा दे रखा है, सर ऐसा आपने कभी पढ़ाया नहीं। देखो ऐसा नहीं पढ़ाया, लेकिन इसको हम लॉजिक से कर सकते हैं। कैसे? जितना बेरिलियम का होगा उससे कम किसका होगा? बोरॉन का। क्यों? अभी सर आपने बताया था, यहां 2s2 से जाएगा, यहां 2p1 से जाएगा, ठीक है। तो बेरिलियम का ज्यादा होगा बोरॉन से। तो देखो चेक कर लो, इसमें क्या है? ज्यादा इसका हो गया, ये गलत है। ज्यादा बराबर गलत है, बराबर गलत है। ज्यादा किसका है भैया? बेरिलियम का, फिर कम किसका है? बोरॉन का। सही ऑप्शन है भैया, देखो इधर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। समझ में आया ये वाला? डेटा चेक करो, 9.32 है, 9.32 बराबर हो गया? बराबर होगा नहीं, बराबर कम होगा नहीं, बराबर होगा नहीं, बराबर होगा नहीं, ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आयोडीन इस चीज के आकार का कौन सा क्रम सही है? देखो भैया, सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा होगा? I माइनस, फिर कौन सा होगा? I, फिर क्या होगा? I प्लस। आपको सिखा चुका हूं। क्यों सिखा चुका हूं? यहां पे यहां जाओगे तो क्या होगा बताओ? जेड इफेक्टिव क्या होगा? बढ़ेगा ना। क्यों बढ़ेगा सर? क्योंकि प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो क्या होगा? बढ़ेगा। अरे क्लियर है? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे ना, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा? घटेगा। तो कौन सा क्रम सही बताओ? I माइनस, I प्लस, डी वाला। बोलो क्लियर है? ठीक है भाई। कौन सा आयन आकार में सबसे बड़ा है? HW है, घर पे करेंगे इसको। आगे चलते हैं। सबसे छोटा कौन सा है? HW, घर पे करेंगे भैया इसको, ठीक है, मिला के करेंगे। सबसे बड़ा आकार किसका है? अब फिर वही क्वेश्चन बार बार आ रहा है, सर क्यों करवा रहे हो? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। Na प्लस और Na माइनस, आपको पता है वही P अपॉन Na माइनस, ठीक है। बड़ा ये, फिर ये, और फिर ये। बोलो क्लियर है? अभी करवाया मैंने। क्या करना है भैया? वही करना है काम। P अपॉन ई का रेशियो निकालो, ठीक है, समझे? तो Na माइनस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। एक तत्व के निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में द्वितीय एवं तृतीय आयनन ऊर्जा असामान्य रूप से उच्च अंतर? देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, अभी जेई में भी आया, वो भी करवाऊंगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो ध्यान से। कहता है भैया कोई मान लो एटम है, इस एटम से जब आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, तो मान लो एनर्जी निकली, पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, तो मान लो एनर्जी आपको देनी पड़ी x किलो जूल सपोज। तो जब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, A+2 बनाया, तो आपको बहुत देनी पड़ी, मान लो देनी पड़ी 10x, ठीक। ऐसे आपको पता करना है कि मान लो आपको एक एटम कोई B है, पहले आपको x देना पड़ा B+ बनाने में, प्लस जब आपने B+2 बनाया, इलेक्ट्रॉन निकाला, तो मान लो आपको देना पड़ा 4x। तो ये पूछ रहा है कि बताओ भैया ये जो अंतर है पहले और दूसरे का, सबसे ज्यादा किसमें है? तो देखो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे पहला, फिर अगर बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाए,
मान लो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन आ जाए, यानी अब इलेक्ट्रॉन निकलना क्या हो जाएगा, बहुत टफ हो गया है। पहला तो निकल गया, दूसरा निकलना क्या बहुत टफ हो गया है। इसका मतलब एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। समझो ध्यान से कैसे भैया, अब चेक करो। पहले में देखो ध्यान से, जैसे आपने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, अब क्या हो गया भैया, अभी हो गया इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, ये बन गया नियॉन। अब अगर मान लो आपने पहला निकाला था, एनर्जी आपको देनी पड़ी थी 10, तो दूसरा निकालने पे भैया आपको देनी पड़ेगी 500। मतलब गैप क्या हो गया, ज्यादा हो गया, 490 का गैप हो गया। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है भाई। इसमें क्या है, पहला निकालोगे 3p से जाएगा, दूसरा निकालोगे तो 3f पे जाएगा, फिर क्या आएगा भैया, इनर्ट गैस आएगा। यानी मान लो पहला आपने निकाला, आपने 10 दिया, तो दूसरा निकालने पे देना पड़ेगा भैया आपको 30 देना पड़ सकता है। तो गैप कितना आया भैया, 20 का, ठीक है। तो मैक्सिमम गैप अभी कहां चल रहा है, यहां चल रहा है। इसमें क्या होगा, पहला निकालोगे आपको 10 देना पड़ेगा, क्योंकि सेम सबसेल से निकाल रहे हैं तो 10 देना पड़ेगा। दूसरा कितना देना पड़ेगा भैया आपको, मान लो 15 देना पड़ा, तो गैप कितना आया, 5 का आया। बोलो क्लियर है। ये सब मैं क्यों बता पा रहा हूं सर, देखो ध्यान से। क्वेश्चन पता है क्या है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसके, इसका मतलब क्या है, द्वितीय एवं तृतीय आयनन पूछा है ना। अच्छा, द्वितीय एवं तृतीय पूछा, हमने क्या निकाल दिया, प्रथम। ओके बेटा, एक मिनट गलती हो गई, थोड़ी सी गलती क्या हो गई, मतलब इसको में और है। द्वितीय मान लो देना पड़ा 10x, और तृतीय में देना पड़ा मान लो कितना भैया, 100x। एक स्टेप और बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये प्रथम नहीं पूछा है, द्वितीय एवं तृतीय पूछा है। यानी द्वितीय यानी 2 तक निकालना क्या है भैया, आसान है, ठीक है। तो यहां तो पहला निकालना आसान है, द्वितीय निकालना थोड़ा सा और टफ है। तो यहां पे मैक्सिमम गैप कहां आएगा, पहले और दूसरे में आ जाएगा, ठीक है। यहां पे पहले और दूसरा निकालना आसान है, तो देखो ये ऑप्शन है भैया, पहला निकालना दूसरा निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा निकालना, पहले में लगा 10, दूसरे में लगा 30, तीसरे में कितना लगेगा, 500। यहां क्या लगेगा, पहले में 5, पहले में लगेगा, पहले में कितना लगेगा, यहां पे देखो, पहले में लगेगा मान लो 10, दूसरे में लगेगा 500, और तीसरे में लगेगा मान लो 600। तो यहां गैप कितना है भैया, यहां दूसरे तीसरे में गैप कितना है, यहां गैप आया आपको 100 का गैप। यहां कितने गैप का आया, यहां आपको गैप आया 470 का गैप। समझो मेरी बात, मैं कहना यह चाह रहा हूं भैया, अगर द्वितीय तृतीय में ज्यादा गैप हैं, इसका मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा ट्रिक ये है, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में कितना है भैया, 1 है, इसमें कितना है, 1 1 2 है, यानी यही आंसर सही है। इसमें कितना आउटर मोस्ट में, 4 है, इसमें कितना आउटर मोस्ट में भैया, 2 है, ठीक है, ठीक है। तो द्वितीय और तृतीय में 3s1 3p1, ये 3s1 ये भी हो सकता है बेटा, ठीक है, 3s1 3p1। इसको ना एक काम करो, ऑप्शन तो ये सही जाएगा आपको, इसको काट दो, यहां पे शायद थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। इसको एक काम करना तुम ना, इसको एक काम करना, यहां पे इसको 3s2 3p1 कर लो, ठीक है, और इसको 3s2 कर लो। देखो सिंपल तरीका, इसमें क्या बहुत कंफ्यूज हो गया आप लोग, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मान लो उसने कहा ना कि अभी एक क्वेश्चन और आएगा, उसने आपसे कहा ना कि द्वितीय और तृतीय में निकालना है भैया, यानी पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर आपने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला। तो पहले और द्वितीय निकालने में बहुत अंतर नहीं है, द्वितीय और तृतीय में अंतर है। यानी यहां पे क्या हो गया भैया, स्टेबल कॉन्फिगरेशन। क्या हो गया, स्टेबल कॉन्फिगरेशन। तो अब ध्यान से समझो, सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत समय ले लिया मैंने आपका, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज समझ में नहीं आई थी। देखो यानी कि क्या हो गया, स्टेबल कॉन्फिगरेशन मतलब क्या हो गया कि 2 तक निकालना क्या है, 2 तक निकालना क्या है, सिंपल है, ठीक है। तो देखो आपने 1 और 1 कितना निकाला, 2। अब जब तुम तीसरा निकालोगे तो तुम्हें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी ऑप्शन कौन सही है आपका, ये वाला ऑप्शन क्या है बेटा, सही है। बोलो क्लियर है, बहुत परेशान नहीं होना, सिंपल क्वेश्चन था ये। चलो भाई, ठीक। अधातुओं के विशिष्ट गुणों में एक यह है कि ये अधातु मतलब नॉन मेटल अपचायक हैं, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। अपचायक नहीं होते बेटा, ऑक्सीकारक होते हैं। कैसे, देखो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा ना बेटा, तो क्या बनाएगा, ये F- बनाएगा ना। तो खुद क्या हुआ,
F माइनस बना लिया मान लो, तो किस खुद क्या हुआ, रिड्यूस, खुद क्या हुआ भैया, रिड्यूस्ड। तो जिससे इलेक्ट्रॉन लेगा उसको क्या करेगा, ये ऑक्सीकृत करेगा, यानी क्या है ये अपचायक नहीं ऑक्सीकारक है। ठीक है, पहला गलत हो गया। क्षारीय बनाते हैं, गलत बात है। जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं क्या बनाते हैं, अम्लीय बनाते हैं, ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन लब्धि द्वारा धनायन बनाते हैं, गलत बात है। इलेक्ट्रॉन लब्धि द्वारा क्या बनाएंगे, जैसे मान लो क्लोरीन है तो क्या करता है, क्लोरीन लेगा इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, Cl माइनस बनाएगा, है ना बेटा, डेल्टा HEG, ये भी गलत बात है। विद्युत ऋणात्मक होते हैं, हाँ ये बात सही है। क्यों सही है, देखो ध्यान से इधर भैया, अगर मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा, ये वाला 4 होता है, इसका 3.5 होता है, इसका 2.8 होता है, इसका कितना होता है भैया 2.5। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है सर कि जो हैलोजन फैमिली होती है, यानी जो अधातु होते कह सकते हैं, है ना, वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होते हैं इन कंपेयर टू मेटल। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में ऋणायन निर्माण की सबसे अधिक प्रवृत्ति होती है। ऋणायन निर्माण का मतलब क्या है, जो तेजी से क्या करे भैया, निगेटिव आयन बना ले, यानी कि जैसे मान लो N माइनस है, F माइनस है, N-3, ये सब ऋणायन होते हैं। ठीक है, O-2 हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली कौन करते हैं, जो होते हैं नॉन मेटल। तो देखो ये गैलियम, इंडियम और थैलियम, ठीक है, ये सब क्या है भैया, नॉन मेटल तो है। गैलियम, इंडियम क्या है, नॉन मेटल है, थैलियम मेटल है, लेकिन ये किस में आते हैं, ध्यान से देखो इधर, एक चीज समझ लो इधर, ध्यान से देखो इधर। ये मान लो आपका है ना कार्बन, सिलिकॉन, GeSN और Pb, ठीक, O से टेपो, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी। ठीक है, अब बहुत ध्यान समझो बेटा। ठीक, जब आप इधर से इधर जाओगे ना तो क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो एनायन फॉर्मेशन या ऋणायन निर्माण की जो प्रवृत्ति है, जो ऋणायन निर्माण की प्रवृत्ति है, ऋण आयन निर्माण की जो प्रवृत्ति है, जो ऋणायन निर्माण की प्रवृत्ति है बेटा बढ़ती है। क्यों, क्योंकि नॉन मेटालिक करैक्टर बहुत बढ़ता है। लेकिन अगर आप नीचे आओगे, अच्छा इससे क्या होता है, क्यों बढ़ती है, क्योंकि लिख लो यहां पे, क्योंकि अधात्विक प्रकृति क्या होती है भैया, अधात्विक प्रकृति क्या होती है, बढ़ती है, नेचर बढ़ता है। ठीक, लेकिन आप नीचे आओगे तो क्या होगा भैया, नीचे आओगे तो धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। और अगर धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है तो ऋणायन नहीं केटायन बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती है। क्यों, धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें देखो गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये गैलियम, इंडियम और थैलियम, किधर गए गैलियम, थैलियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, ये बेसिकली यहां पे एक ग्रुप और ले लेते हैं, लिखा नहीं मैंने, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसमें क्या होगा बेटा, देखो ये मेटल है, ठीक है, तो इधर क्या होगा, ये जल्दी क्या बनाएंगे, केटायन, एनायन नहीं बनाएंगे। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम क्या है, धातु है, तो क्या बनाएंगे, केटायन बनाएंगे। ये सब क्या है, डी ब्लॉक के धातु हैं, ये सब क्या है, धातु हैं, ये क्या है, अधातु हैं, ये क्या है, धातु हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, वो बनाती है धनायन या केटायन, और जो अधातुएं क्या बनाती हैं, ऋणायन। क्वेश्चन क्या पूछा है, किस समूह में ऋणायन निर्माण की सबसे अधिक प्रवृत्ति है। तो यहां से भी क्लियर है, अगर हम इधर जाएंगे तो प्रवृत्ति क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है,
और नीचे आएंगे तो क्या होगा, घटती जाएगी। बोलो क्लियर है? ओके, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग के तत्व बहुत आसानी से फिनोलायन का निर्माण करते हैं? देखो सिंपल सी बात है यार, मैंने अभी आपको सिखाया था नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है। अगर आप इधर जाओगे तो क्या होगा भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है, इसलिए क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कह सकते हो, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर या नेचर कह सकते हो, बढ़ता है। अगर ये बढ़ता है, अगर ये बढ़ता है तो क्या होगा, तो क्या होगा भैया, ऋणायन निर्माण की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा ऋणायन निर्माण की प्रवृत्ति कहां होगी, फ्लोरीन में होगी। तो आंसर क्या है भैया, हैलोजन। आंसर क्या है इसका, हैलोजन। आगे चलते हैं। आवर्त सारणी परमाणु संख्या के बढ़ते के साथ साथ एक तत्व का धात्विक गुण। देखो परमाणु संख्या जब बढ़ेगा, जैसे मान लो तुमने क्या कहा, लिथियम से तुम कहां पहुंच गए भैया, नियॉन पे पहुंच गए। फिर क्या हो गया भैया, सोडियम से कहां पहुंच गए, आर्गन पे आ गए, ठीक है। फिर कहां पहुंच गए भैया, पोटेशियम से कहां पहुंच गए, क्रिप्टॉन पहुंच गए। तो होता क्या है, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, ठीक है, ठीक है, तो आवर्त में घटता है तो समूह बढ़ता है। परमाणु क्रमांक जब बढ़ता है तो आवर्त में क्या होता है, जो धात्विक गुण है बेटा वो क्या होता है, समूह में अगर आप नीचे आओगे, देखो इधर यहां पे नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है, मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, यानी धात्विक गुण क्या हो रहा है, धात्विक गुण नीचे आने पे क्या होता है बेटा, बढ़ता है, ठीक है। और इधर जाने पे क्या होता है भैया, इधर जाने पे धात्विक गुण क्या होता है, इधर जाने पे धात्विक गुण क्या होता है, इधर जाने पे धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। क्यों, क्योंकि धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। तो आंसर समूह का आवर्त में दोनों बढ़ता है, आवर्त में बढ़ता है समूह में घटता है, गलत बात है, आवर्त में घटता है समूह में बढ़ता है। देखो अगर आप इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा, धात्विक गुण घटेगा लेकिन समूह में क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। बोलो क्लियर है? सही ऑप्शन पहला। सामान्यता गुण केवल परिमाण जो कि एक आवर्त में अन्य गुणों की तुलना में विपरीत गुणों को दर्शाता है। देखो इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सुनो ध्यान से। जितने भी कैरेक्टर दिए हैं एक आवर्त में अन्य गुणों की तुलना में विपरीत है, यानी कि जितने भी कैरेक्टर है इसमें से एक कैरेक्टर ऐसा है जब आप किसी भी आवर्त में, मान लो लिथियम से आप गए नियॉन तक, तो सारे कैरेक्टर जैसा करेंगे, सारे मतलब चारों, एक उनका उल्टा करेगा। ध्यान से देखो, अगर आप यहां से यहां जाते हो, सॉरी लिथियम बेटा, अगर आप लिथियम से नियॉन तक जाते हो तो क्या होता है बताओ, जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। साइज क्या होता है, घटता है, सही बात है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इफेक्टिव बढ़ रहा है तो टेस्टर बढ़ा तो बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है बेटा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। तो सब बढ़ेंगे, कौन कौन बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ने से आईई बढ़ेगा, आईई बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन आयन एनर्जी बढ़ेगी, आयन ऊर्जा बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणता भी बढ़ेगी। घटेगा क्या बेटा, साइज। तो परमाणुविक त्रिज्या जो क्या होती है बेटा, वो घटती जाती है। बाकी ये सब क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। तो आंसर कौन सही है, अगर ये डिक्रीज करता है तो आंसर कौन सा सही है भाई, आंसर आपका सही है लास्ट वाला, ठीक है। आगे चलते हैं। एक तत्व की 5 सतत आयनन एंथैल्पी दे रखी है, कौन कौन सी, देखो बेटा ये 800, 2427, 3658, 25024। अब देखो ध्यान से, तत्व में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया था इसको, क्या हमने बताया था कि जहां एनर्जी का सबसे ज्यादा गैप मिलेगा, यहां जो गैप है, यहां जो गैप है, यहां जो गैप है, यहां जो गैप है, सबसे ज्यादा गैप बताओ कहां पे है, 3600 से डायरेक्ट कितना हो गया, 25024, यानी मैक्सिमम गैप बताओ कहां है, मैक्सिमम गैप सर यहां है। उससे क्या हो गया सर, यानी जो भी एलिमेंट होगा ना उससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, सिंपल होगा।
यानी 3 के बाद जैसे आप चौथा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको अचानक एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। बोलो क्लियर है? यानी कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना होगा बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो क्लियर है? चेक कैसे करेंगे बता चुका हूं मैं। गैप जहां सबसे ज्यादा है, यहां 800 से 2400 में कम गैप है। कितने गैप आएगा भैया बताओ? लगभग 1600 के आसपास आएगा। 24 से 36 में कितना आएगा? लगभग 1150 के आसपास आएगा। और यहां से 3600 से 25,000 हो गया ना, इसका मतलब बहुत गैप हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन को निकालना 3 तक क्या था? आसान था, लेकिन जैसे आप 3 से आगे बढ़े बहुत टफ हो गया। यानी उसके आउटर मोस्ट में कितना है बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन है। बोलो क्लियर है? आगे चलते हैं। प्रक्रिया जो ऊष्मा शोषी नहीं है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन कहां से हैं? जेई वाले भैया, ठीक है, ये सब जेई के क्वेश्चन हैं। देखो, ऑक्सीजन में जब पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो क्या होगा भैया? सॉरी, एक पहले से जुड़ा हुआ एक और जोड़ोगे, यानी कि आप क्या जोड़ रहे हो? दूसरा जोड़ रहे हो। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो प्रक्रिया क्या होगी भैया? ऊष्मा शोषी होगी। डेल्टा HEG कैसा होगा भैया? पॉजिटिव। ऊष्मा शोषी है, ठीक है। अभी सिखाया था ना मैंने कि जब पहला इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो क्या होगा? नाभिक का अट्रैक्शन ज्यादा है किससे? आने वाले इलेक्ट्रॉन से। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ लिया, अब अगर आप दूसरा जोड़ोगे तो क्या होगा? तो भैया अब रिपल्सन हावी हो जाएगा। अभी करवाया था ना मैंने, ठीक है, ऑक्सीजन वाला क्वेश्चन था। तो ये क्या है? पॉजिटिव है। सोडियम से सोडियम प्लस बनाया, अब क्या करो? तुमने इलेक्ट्रॉन निकाला है, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो आने से एनर्जी है तो भैया हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। इलेक्ट्रॉन को तुमने क्या दिया? H को दिया है। अब देखो यहां पर आपने क्या दिया है? पहला इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसमें क्या होगा भैया? एनर्जी निकलेगी, तो डेल्टा HEG कैसा हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। लेकिन चौथा ऑप्शन बहुत बढ़िया है। अब आप बोलोगे सर कि चौथे ऑप्शन में आपने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन हमने एक दिया है, पहला इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इसमें एनर्जी क्या होगी? निकलनी चाहिए, यानी डेल्टा HEG कैसा होना चाहिए बेटा? नेगेटिव। बकर होता ऐसा नहीं है। क्यों भैया? ध्यान से देख लो। इनर्ट गैस का याद रखना, एक तो क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु कौन कौन से हैं? बे, मग, और एक अक्रिय गैस। अक्रिय गैस ये क्या है भैया? ये आपका है ये पहले से इतना स्टेबल है ना, अगर आपने इनको इलेक्ट्रॉन दिया, अगर आपने इलेक्ट्रॉन फेंक के इनको मारा तो लेंगे नहीं पहले ही। यानी इनको पहला इलेक्ट्रॉन देना ही भारी पड़ता है। यानी पहला इलेक्ट्रॉन देना ही कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव। एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो याद रखना, क्षारीय धातु और क्षारीय अक्रिय गैस में क्या होता है? क्षारीय मृदा और अक्रिय में क्या होता है कि फर्स्ट लिख लो भैया, इनमें क्या होता है? इसमें डेल्टा HEG1 जो है वो क्या होता है? पॉजिटिव। और रेस्ट केस में क्या होता है? इसके आगे जो भी बचा हुआ है सब में क्या होता है? पहला डेल्टा HEG क्या होता है? पहला इलेक्ट्रॉन देना क्या होता है? स्टेबल बनाता है, एनर्जी निकलती है। एनर्जी क्या होती है? निकलती है, तो क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो ये भी कैसा भैया? पॉजिटिव। तो नेगेटिव कौन सा है? ये वाला, ठीक है। ये ऊष्मा छेपी है, शोषी नहीं है। आगे चलते हैं। 6 आवर्त में भरी हुई कक्षाएं कौन कौन सी हैं? सिंपल सा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, सबसे पहले ही कराया मैंने। 6 आवर्त का मतलब क्या है भैया? 6s भरेंगे, 6p भरेंगे, 5d भरेंगे और 4f भरेंगे। चेक कर लो कौन सा है। 6s 6d, 6p 6d तो आएगा नहीं। 6s 6p गलत बात। 6s 6p 5d 4f सही है ये। क्लियर है? अभी तो सिखाया था मैंने क्या भैया? ns np n-1d और n-2f ये होता है हमारा ऑर्डर। बोलो क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। प्रथम तथा द्वितीय आनंद ऊर्जाओं के बीच सर्वाधिक अंतर जिस तत्व में है। प्रथम मतलब एक आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है बेटा, ठीक है। मान लो ये कोई मेटल है, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, वही वाली केस बता रहा हूं मैं अभी आपको, ठीक है।
तो IE1 है। और अब क्या है, अब इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टफ है, यानी M+2 बनाना क्या है भैया, बहुत टफ है। तो कह रहा है ऐसा किस में होगा, तो देखो ऐसा उसमें होगा जिसके आउटर मोस्ट में कितना हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। क्यों, अगर एक होगा तो निकालना सिंपल होगा। तो बताओ बेरियम में कितना आउटर मोस्ट में भैया, इसका क्या होगा, NH2 होता है। पोटेशियम में क्या होता है, NS1 होता है। कैल्शियम में क्या होता है, NH2 होता है। स्कैंडियम में क्या होता है बताओ, इसका होता है NS2N-1D1, ठीक है। तो बेसिकली किसके आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन निकालना सिंपल है भैया, पोटेशियम के। क्यों, लास्ट में एक है, निकल जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, स्टेबल आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। प्रथम आयनन एंथैल्पियों का सही क्रम है। ध्यान से देखो बेटा, ये डी ब्लॉक की बात कर रहा है, 3D सीरीज की। 3D सीरीज क्या है बताओ, 3D सीरीज है सर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये है भैया कौन सा, 3D सीरीज, ठीक है। 4th पीरियड में होता है ये, ठीक है। ये होता है 4th पीरियड में, ठीक है। चलो भाई, आगे देखते हैं। आप मुझे देख के बताओ कि आप इधर से इधर जाओगे तो क्या जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आपने पढ़ा हुआ है, यस सर। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो क्या अनसेंस एनर्जी बेटा बढ़ेगी, यस सर। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि देखो सर, जेड इफेक्टिव बढ़ने से क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है। और अगर आकर्षण बढ़ेगा तो अनसेंस एनर्जी क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो देखो चेक कर लो, टाइटेनियम से ज्यादा मैग्नीज का, उससे ज्यादा निकिल का, फिर जिंक का। पहला सही है, ये सब क्या है बेटा, गलत है। बोलो क्लियर है, आगे चलते हैं। वह युग्म जिसकी परमाणु त्रिज्याएं एक जैसी हैं। देखो ध्यान से सुनो, इसमें बेसिकली लगना है बेटा लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। क्या लगना है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। अब ध्यान से देखो कैसे लगेगा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कैसे लगता है, जो परमाणु क्रमांक 58 से 71 के बीच में आ जाए उनमें क्या लगता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। या 58 से 71 के बाद आएंगे उनमें भी लग जाएगा, ठीक है बेटा। तो क्यों लग जाता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इसलिए होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो 4f इलेक्ट्रॉन होते हैं ना लेंथेनाइट के अंदर, उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। किसका, 4f वाले का। इसीलिए क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट कम है तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ जाता है। तो साइज क्या होती है, घट जाती है। तो लिख लो भैया इधर क्या है, साइज चेक कर लो इधर, देखो ध्यान से, ये सब क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं। देखो बेटा, ये याद रखना, बेसिकली होता क्या है बेटा, 3D जो थर्ड बी ग्रुप है ना, ये थर्ड बी ग्रुप है। इसके बाद 4th बी है, 5th बी है, 6th बी है, 7th बी है, और 8वें बता बेटा ये सब आते हैं, है ना। 8वें में क्या आते हैं, तीनों आते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट बी, इसको बोलते हैं बेटा सेकंड बी, ठीक है। अब देखो होता क्या है, यहां तक ध्यान से देखो तो लेंथेनाइट क्या होता है, देखो लेंथेनाइट होता है बेटा, लेंथेनाइट क्या होता है, 58 से 71 के बीच में होता है। ये जो सारे एलिमेंट है ना, जब आप यहां से यहां तक आओगे ना तो रेडियस क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। तो इसमें तो बढ़ेगी, इसको तो अलग से लिख लेते हैं,
इसमें तो रेडियस 3D में बढ़ती है, इस सीरीज में, मतलब पहले वाले में, थर्ड बी में। लेकिन जैसे आप फोर्थ बी में आओगे ना बेटा, तो यहां से जैसे यहां होगे तो क्या आ जाएगा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। तो याद रखना कि इन सबकी रेडियस क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। यानी यहां पहले वाले केस में बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, लेकिन ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन इनकी रेडियस क्या हो जाएगी बेटा, सेम हो जाएगी। लगभग लगभग क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, तो बताओ कौन कौन सा इसमें आ गया। टाइटेनियम और हाफनियम की नहीं सेम है, लेकिन एमओ और डब्ल्यू की सेम है। यहां पे देखो ध्यान से, तो इसका ऑप्शन हो गया ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है। ठीक है, डू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। स्कैंडियम और निकल की सेम नहीं है। स्कैंडियम किधर है भैया, देखो देखो इधर, और निकल कहां, इधर है, सेम नहीं है, तो जाने पे घटती रहती है। ठीक है, एमएन और आरई के सेम नहीं है। एमएन कहां, इधर, और आरई के सेम नहीं है। टीसी और आरई की सेम है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जेई में आया हुआ, कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन सामान्यतः आवर्त सारणी के वर्ग में नीचे जाने पर घटने तथा बढ़ने वाले गुणधर्म क्रमशः हैं। आवर्त सारणी में वर्ग में नीचे जाने पे कौन से गुण घटते हैं, फिर कौन से गुण बढ़ते हैं। तो बताओ, नीचे जाने पे विद्युत ऋणता क्या होती है बेटा, घटती है, और परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। सिंपल है, चेक कर लेते हैं। देखो, मान लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इसकी ईएन कितना है भैया, इसकी ईएन है 4, इसकी 3.5, इसकी 2.8, और इसकी कितना है 2.5। देखो ईएन क्या हो रहा है, घट रहा है। ईएन क्या होगा, घट रहा है, लेकिन साइज क्या होगा, साइज क्या होगा, इनका साइज बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ रहे हैं। बोलो क्लियर है, आ गया समझ। आगे है, यदि ऑक्सीजन की प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी डेल्टा जी का मान 141 है, तो इसकी द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी का मान होगा बेटा धनात्मक। क्या होगा, धनात्मक। अभी मैंने आपको सिखाया था, O माइनस, अगर O से कहीं पे इलेक्ट्रॉन जुड़ के O माइनस बनता है तो एनर्जी निकलती है। लेकिन अगर आपने O माइनस में इलेक्ट्रॉन जोड़ा, O माइनस 2, तो डेल्टा एजी क्या होगा भैया, आपको देनी पड़ेगी पॉजिटिव। इस केस में क्या थी, नेगेटिव। बोलो क्लियर है, ये बात है धनात्मक। तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए क्या कर रखा है, पहले मान के लगभग बराबर ऋणात्मक, लेकिन पहले से कम ऋणात्मक, पहले से और ऋणात्मक, और क्या होगी भैया, धनात्मक। क्या होगी, सिंपल सी बात है, धनात्मक। बोलो क्लियर है बेटा, आगे चलते हैं। धन्यवाद, हो गया है, अब कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। तो उम्मीद है कि आज मैंने जो क्वेश्चन करवाए हैं, अगर आपने इतने, मैंने सारी वैरायटी कवर कर ली बेटा। जितने क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में, वो जो आ सके हैं वो सारी मैंने कवर कर ली है। इतना आपसे बनता है तो बिल्कुल बिंदास रहो यार, चिल मार के पढ़ाई करो। ठीक है, अगर आपने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कर रहे हैं, बन रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बन रहे हैं तो मैं फिर कह रहा हूं, एक बार कॉपी पढ़नी है आपकी, फिर से वीडियो देखना है। बोलो क्लियर है बच्चों। तो ये चैप्टर कवर हुआ, नेक्स्ट हम केमिकल बॉन्डिंग लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ रहने के लिए।